हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? मेरे बच्चों, सीएमए इंटर ग्रुप टू, चाहे आप कंपनी अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, यानी कि 2016 सिलेबस, चाहे 2022 सिलेबस, आपके मेरे बच्चे रिवीजन सीरीज में आज जिस चैप्टर का हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो थ्योरी का हो, चाहे प्रैक्टिकल का हो, चाहे 1 मार्क का क्वेश्चन का हो, चाहे एमसीक्यू का हो, चाहे फिल इन दी ब्लैंक्स का हो, उन सारे कॉन्सेप्ट को हम कवर करने वाले हैं। रेगुलर क्लास में जिस तरीके से हमने इन डेप्थ एक एक कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है, उसी तरीके से हम यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। सभी बच्चे, आप में से सभी बच्चे, चाहे मुझसे पढ़ रहे हैं चाहे किसी और से, एक काम जरूर करेंगे कि यहाँ पे मेरे बच्चे रिवाइज करने के बाद आपने रेगुलर क्लास में जितने सारे आपने कॉन्सेप्ट किए ना, जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उन सब का आप प्रॉपर तरीके से एक बार गो थ्रू जरूर कर लेंगे। ये हमारी ग्रुप 2 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक है, न्यू सिलेबस की, एंड नो डाउट की जो 2016 सिलेबस की भी बुक आपके पास ऑलरेडी मेरी पढ़ी होगी। जो बच्चे 2016 सिलेबस के हैं, सेम चैप्टर बच्चे, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, इसके अंदर में आपने जो भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे रिवाइज करने के बाद आपने रेगुलर क्लासेज में जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए उसका पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे। फटाफट पेज पलटना है, और क्योंकि अगर टाइम बहुत ज़्यादा अभी एग्जाम में, तो हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन एटलीस्ट आप प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे ताकि फॉर्मेट में आपका हाथ बैठ जाए। इसका नोट्स मेरे बच्चे मेरे रेगुलर बुक्स के अंदर में आपका नहीं है। इसका नोट्स जो होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाके उस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है और अपने रिवीजन को दी बेस्ट तरीके से कीजिए। आइए शुरू करते हैं अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी का कंप्लीट रिवीजन। एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से यहाँ पे हम रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चे, शुरू करते हैं अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी का कंप्लीट रिवीजन। तो आइए हम शुरू करते हैं आपका अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनी। आपके पास रजिस्टर पेज सब कुछ रहेगा और फिर हम शुरू करते हैं बच्चे। तो स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए आपका पहला चैप्टर मैं लेकर आता हूँ यहाँ पे, आपका अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी। देखो, इसको पढ़ने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैं पहले तो ये मानूंगा कि आपने पूरे चैप्टर्स को ऑलरेडी आपने स्टडी किया हुआ है और आप यहाँ पे मेरे साथ रिविजन के लिए बैठे हुए। तो कॉन्सेप्ट हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने सीखा होगा मुझसे चाहे अपनी फैकल्टी से। हम लोग उसका क्विक रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ जो 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू बन सकता है, हम उनकी तैयारी करेंगे, ठीक है ना। तो सुनिए जरा, पहला टॉपिक हमारा बैंकिंग कंपनी में इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्निशन ऑन लोन्स एडवांसेज। बैंक ने जो लोन एडवांसेज दिया बच्चे, उस पर इंटरेस्ट इनकम हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज करने के लिए जो बैंक ने लोन्स एडवांसेज दिया है, जो बैंक का एसेट्स होता है, हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। परफॉर्मिंग एसेट्स को शॉर्ट में पीए भी कहते हैं और इसको शॉर्ट में एनपीए भी कहते हैं। परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि जिसपे बैंक रेगुलर इंस्टॉलमेंट रिसीव कर रहा है बिना किसी डिफ़ॉल्ट के, या फिर अगर डिफ़ॉल्ट 90 डेज तक का भी हुआ है, 90 दिन, मतलब अभी तक कस्टमर ने 90 दिन तक में का डिफ़ॉल्ट किया पेमेंट करने में, तो भी हम उसको एक नॉर्मल रिस्क मानते हैं, अनपरफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर कवर होता है। परफॉर्मिंग एसेट्स पे इनकम का रिकॉग्निशन हम एक्रूअल बेसिस पे करते हैं, लेकिन जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है इस पे इनकम का रिकॉग्निशन होता है एक्चुअल रिसिप्ट बेसिस पे, है ना। एक्रूअल मतलब ड्यू बेसिस, और इसमें जितना पैसा रिसीव हो चुका है। क्या मैं लोन्स एडवांसेज की बात कर रहा हूँ? नहीं, लोन्स एडवांसेज पे जो इंटरेस्ट इनकम है हम उनकी बात कर रहे हैं बच्चे, इंटरेस्ट इनकम की बात कर रहे हैं। एक शॉर्ट सा मैंने एक एग्जांपल भी रखा हुआ है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन्स एडवांसेज ऑफ ए कमर्शियल बैंक बता रहा है रुपीज इन लैक्स, परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। 3 तरीके का लोन है, टर्म लोन, कैश, क्रेडिट, बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड। तो परफॉर्मिंग एसेट्स पे अगर हम देखें कि कौन सा इनकम मानूं, तो परफॉर्मिंग में क्या होता है बच्चे, इंटरेस्ट अर्न्ड यानी कि एक्रूअल बेसिस पे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है इसमें जो आपने रिसीव किया, इन तीनों को ऐड कर देंगे और इन दोनों को मिला के कह देंगे यही वो इंटरेस्ट इनकम है टू बी रिकॉग्नाइज फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021, यानी कि जो भी आपके एग्जाम में डेटा आएगा उसका। तो परफॉर्मिंग पे इंटरेस्ट अर्न्ड यानी कि एक्रूअल बेसिस, एनपीए पे जो रिसीव्ड होता है उसको इनकम, ठीक है ना। अगला टॉपिक जो हमारे पास है, अगला टॉपिक आप रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ये रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या होता है जरा बताइए। हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी डिस्काउंट इस साल हम कस्टमर से कमाते हैं ऑन बिल डिस्काउंटेड, उसमें से जिस अमाउंट को करंट ईयर का हम इनकम नहीं मानते, जिसको हमें अगले साल इनकम के रूप में दिखाना है ना, क्योंकि उसका पीरियड अगले साल आएगा, तो हम उसको बोलते हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड।
इसको कई नाम से आपने क्लास में पढ़ा होगा। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कहते हैं, प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट भी इसको कहते हैं। तो आप परेशान नहीं होना, एग्जाम में आ जाए तो दोनों का मीनिंग सेम है। अगर इसके बारे में पूछे चाहे इसके बारे में, आपका मीनिंग सेम होगा। होता क्या है, कहते हैं कि अगर ये 1 मार्क में आ गया या फिर एमसीक्यू में, तो ये पॉइंट आपके लिए रेलिवेंट है कि इट इज अ प्रोविजन मेड फॉर अनअर्न्ड इनकम। डिस्काउंट जो हमने कस्टमर से कमाया, लेकिन उस डिस्काउंट का वो पार्ट जो हम करंट ईयर में इनकम नहीं मान सकते, है ना, बिकॉज ऑफ आपका एक्रूवल कॉन्सेप्ट, वो आपका क्या होता है यहाँ पे, प्रोविजन फॉर अनअर्न्ड इनकम ड्यूरिंग द करंट ईयर। इसको हम क्या करते हैं, ये कब इनकम मानते हैं, तो जिस साल में वो डिस्काउंट का पीरियड खत्म होगा। पर बच्चे इन बातों को एक शॉर्टकट में इसका ट्रीटमेंट समझाने के पहले मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं आपको याद दिला दूँ कि हम लोगों ने क्या किया था क्लास के अंदर में। जरा देखो, एक मैंने शॉर्ट रिवीजन आपके लिए रखा हुआ यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में। जैसे ये एक टाइम पीरियड आपका है, ये टाइम पीरियड जो 1 अप्रैल 2021 से, आप भी नोट डाउन कर लेना, कुछ चेंज करूंगा तो, और जो भी आपको मैं लिखवाता हूँ ना, आप चाहो तो इस पे लिखते चलो, इसी नोट्स के ऊपर में आपको फायदा मिलेगा रिवीजन के टाइम पे। एंड मेरे बच्चे 31 मार्च 2022 है इस क्वेश्चन में। मान लीजिए आपका ये टाइम पीरियड कहता है कि स्टार्टिंग में रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, ये वो अमाउंट है जो पिछले साल हम लोगों ने डिस्काउंट कमाया होगा, बट पिछले साल हमने इनकम नहीं माना होगा, उसको इस बार हम इनकम मानेंगे। तो हम क्या करेंगे बताइए, हम लोग क्या करेंगे, इस रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट को इस बार इनकम में कन्वर्ट कर देंगे। एंट्री क्या होता था, जल्दी जल्दी बताओ मुझे आप। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अर्नड अकाउंट, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। डिस्काउंट अर्न हो जाएगा या इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न, दोनों में से कोई भी नाम ठीक है, क्योंकि हमारे एसपीएल में हेडिंग का नाम होता है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना अमाउंट हमारा हो जाएगा जी, 4000 एंड 4000 का अमाउंट आपका, इसकी एंट्री। जो डिस्काउंट हमने करंट ईयर में रिसीव किया, मुझे बताओ उसकी एंट्री क्या होती थी। तो हम लोग करते थे, एक तो मैं पूरी एंट्री समझा दे रहा हूँ, याद कीजिए। बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड, जितना बिल हम लोगों ने कस्टमर से परचेज किया है उसको हम बोलते थे बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड। इसमें से डिस्काउंट का अमाउंट काटकर बाकी पैसा कस्टमर के अकाउंट में हम जमा कर देते थे कि कस्टमर आपको जब मन है वो निकाल लेना। और बैंक ने जो डिस्काउंट कमाया हम उसको बोलते थे यहाँ पे टू डिस्काउंट अर्नड अकाउंट, याद है ना आपको, ये हम लोग काम क्या करते थे। तो मेरे बच्चे क्वेश्चन में फिलहाल, क्योंकि एक रिवीजन कर रहे हैं, सारे केसेज कराने मुश्किल है, जितना डिस्काउंट आपने कस्टमर से रिसीव किया ना, सिर्फ मैं वो बात बता रहा हूँ कि 5 लाख रुपीज़ का अमाउंट हो सकता है कि 60 लाख रुपीज़ का बिल रहा होगा, 60 में 5 लाख बैंक ने डिस्काउंट कर लिया और 55 लाख कस्टमर को दे दिया, ठीक है ना, ये एंट्री बना होगा। साल के एंड में हम लोग क्या करेंगे जी, साल के एंड में, तो साल के एंड में आप कहता है कि जितना डिस्काउंट अर्न किया उसमें 30,000 इस बार का इनकम नहीं है, क्योंकि वो अनएक्सपायर्ड है, उसका पीरियड आपका अगले साल का है, तो अगले साल में आप उसको इनकम माना। तो फिर हम क्या करेंगे, साल के एंड में हम लोग डिस्काउंट अर्न को यहाँ पे कम कर देंगे। बताओ कितने से कम कर देंगे, आपका 30,000 रुपीज से। और फिर ये हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट कह सकते हैं, एक नाम और दिया था अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट कह सकते हैं, मीनिंग सेम है मेरे बच्चे, आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो जाना, कुछ भी कहेगा विल गेट द सेम मीनिंग। अब इसके बाद याद कीजिए हम लोग क्या करते थे, साल के एंड में आपने जितना भी डिस्काउंट कमाया, यानी कि आपका डिस्काउंट जितना भी हुआ, नेट अमाउंट सब मिला के डिस्काउंट अर्न, वो अमाउंट हम कहाँ ट्रांसफर किया करते थे, अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अभी फॉर्मेट का भी रिवीजन करा दूंगा, आप चिंता नहीं कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से फटाफट हम आते हैं। ये अमाउंट कितना बनेगा बच्चों, जरा बताइए। तो 4,000 का ये डिस्काउंट अर्न प्लस 5 लाख का ये डिस्काउंट अर्न, और इसमें से कहता है कि 30,000 इस बार इनकम मत मानो, अगली बार मान लेना। तो मेरे बच्चे 4,74,000 से आपका अमाउंट हो गया, 474 का। ये तो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है। अब मेरी बात सुनो, एग्जाम में हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि शो द ट्रीटमेंट ऑफ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पॉसिबिलिटी है कि पूछ देगा आपको। तो परेशान थोड़ा ही होना है, आप मुझे बताइए कि ये जो आपका रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट है, हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो मेरे बच्चे ट्रीटमेंट हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहला ट्रीटमेंट
कि जो भी हमने डिस्काउंट अर्न किया, जितना भी हमने इनकम कमाया, उसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। मैन इसको डेबिट करने का मतलब क्या, हमने इसको माइनस कर दिया। मतलब इस साल जो डिस्काउंट का इनकम हुआ उसमें से 30,000 माइनस कर देंगे, और ये जो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर में। किसी को याद है क्या कि बैलेंस शीट के किस हेडिंग में जाएगा? ये सर रिजर्व, सॉरी क्या था, प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी। जितने भी आप प्रोविजंस बनाते हैं सब उसी में जाते हैं। शेड्यूल कौन सा था आप भूल गए, मुझे याद है, बस चिंता नहीं करना, आगे उसका रिवीजन कराऊंगा। वो शेड्यूल 5 हुआ करता था बच्चे। तो ये आपका एक ट्रीटमेंट क्या हुआ, मैं आपको बता दूं। एक ट्रीटमेंट ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एग्जाम में आ जाए तो प्रॉफिट लॉस में क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस में क्या करेंगे। तो मैंने कहा कि देखो जी, प्रॉफिट लॉस में ये आपका पहला, डिडक्ट फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, है ना, डिडक्ट कर दो आप। यही तो काम किया हमने, वहां से डिडक्ट कर दिया। और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, अदर, सॉरी मैंने रिजर्व्स एंड कंटिजेंसी बोल दिया था। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजंस, शेड्यूल 5 के अंदर में क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे। अरे किया है हम लोगों ने, कितने मस्त तरीके से क्लास में प्रैक्टिस किया है। या मेरे बाकी बच्चे जो मुझसे नहीं पढ़े हुए हैं वो उन्होंने भी प्रैक्टिस किया होगा अपनी क्लास के अंदर, मेरे बच्चे। तो ये हम लोग क्या करेंगे जी, एक तो है कि डिडक्ट करो इंटरेस्ट डिस्काउंट ड्यूरिंग द ईयर से आपका, और दूसरा बैलेंस शीट में, क्योंकि ये हमने इस बार का इनकम नहीं माना, अगली बार मानेंगे। जो अगली बार जाएगा वो बैलेंस शीट में जाएगा ही जाएगा। तो अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन शेड्यूल 5 के अंदर दिखाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट भी या पूछ सकता है 1 मार्क में या एमसीक्यू में कि जरा बताओ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड बैलेंस शीट के किस हेडिंग के अंदर जाता है या किस शेड्यूल के अंदर जाता है। तो शेड्यूल 5 याद रखेंगे एंड अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजंस आपका, ठीक है ना, ये बात याद रखेंगे। एक और भी तरीका हमारा इंस्टीट्यूट कहता है मेरे बच्चे, वो पता है क्या बोलता है, वो जो दूसरा तरीका बताऊंगा ना वो बस थ्योरी के लिए याद रखना। कभी आ गया कि बताओ कि बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा, तो दोनों ऑप्शन लिखने पड़ेंगे, एग्जाम में करना आपको यही है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, दूसरे तरीके के अंदर में वो कहता है कि देखो जी, ये एंट्री पास मत करो, ये एंट्री पास मत करो एंड में। तो फिर आप इनकम कितना दिखाओगे, 4 + 5। इनकम जो है ना प्रॉफिट लॉस में वो कितना दिखा दो, 5,04,000। इनकम आप कितना दिखा दीजिए, 5,04,000। और उसके बाद ना साल के एंड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से एक प्रोविजन बना दो, प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट कह दे, या रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। मीनिंग सेम है, मैं पहले बता चुका हूं। कितने का जी, 30,000 का। तो इसका भी तो मीनिंग सेम ही हुआ मेरे बच्चे। आप क्या करो, जो प्रॉफिट लॉस में या तो 474 दिखाओ, या फिर दूसरा तरीका कि प्रॉफिट लॉस में 5,04,000 का इनकम दिखाओ और 30,000 का आप एक्सपेंस दिखाओ, तो अल्टीमेटली वही अमाउंट आ जाएगा 474। ये भी तरीका आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में हो सकता है कि अगर आपसे पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए आप यहाँ पे मैंने इन्हीं बातों को यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक तो ये हुआ, दूसरा शो अंडर द हेड प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी। हमारे एसपीएल में एक हेडिंग होता है प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। तो प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज के अंदर में क्या करेंगे, हम उसको प्रोविजन को दिखा देंगे। मतलब या तो इस इनकम से ही माइनस कर दो या प्रोविजन। मैं इसको दिखाऊं क्या, ये देखो आपका फॉर्मेट भी मैंने रखा हुआ है। मैं तो चाहता हूं कि एक एक पॉइंट का मैं अपने बच्चों का रिवीजन करा दूं। सवाल ही नहीं बचता कि एग्जाम में कुछ आ जाए और मेरे बच्चे ना कर पाए। और ये मतलब कि याद रखना, ये रिवीजन जो करा रहे हैं एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले भी अगर आप इसको एक बार स्टडी कर लेंगे तो आपको मतलब फटाफट सारी चीज़ें रिवाइज। ये देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए कि ये जो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट कहाँ जाएगा जी, तो बैलेंस शीट में अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजंस शेड्यूल 5 के अंदर में, यही वो आपका। और जो हमारा एसपीएल होगा, हमारा जो एसपीएल होगा, कहाँ लिखा मैंने, यहाँ नीचे होगा, जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, यानी कि जो प्रॉफिट लॉस बनेगा मेरे बच्चे, उस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, कहाँ चला गया बदमाश, ये रहा। ये देखिए आपका हमने 2 तरीका बताया, या तो जो आपका इंटरेस्ट अर्न है, मतलब ये इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट है आपका अर्न, ये इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न गलती से छूट गया। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न के अंदर में क्या करेंगे जी, आप
या तो उसको माइनस कर देंगे, या फिर इसके अंदर में टोटल इनकम दिखाइए, और यहाँ जो प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी है इसके अंदर में क्या करो, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट दे दो। आपकी मर्जी है, ये दोनों ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और इसी बात का हमने क्या किया, ऊपर में आपके साथ डिस्कशन किया हुआ है। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अब देखो, क्योंकि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एग्जाम में कई बार इसके क्वेश्चंस आए हैं, बनते रहते हैं, तो मैंने इस रिवीजन को और आगे बढ़ाया है मेरे बच्चे। मैंने बहुत मेहनत किया इसको रेडी करने के पहले, ताकि मेरे बच्चों को कॉन्सेप्ट छूटे नहीं। ये देखिए आप यहाँ पे, मैं आपको बताऊं, ये हमने आपको डिस्कस कर दिया था। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, अगला कॉन्सेप्ट कि ये जो आपका अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट है, केसेज फॉर कंप्यूटेशन ऑफ अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, यानी कि ये जो आपका अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट का अमाउंट है कहाँ चला गया, मतलब ये 30,000 का, इसको निकालने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन में कैसा कैसा गेम खेल सकता है। तो मेरे बच्चे, इसको खेलने के लिए या तो ये डिस्काउंट का अमाउंट, अनएक्सपायर्ड अमाउंट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया था कि भैया 30,000 आपका है, तो आप भगवान का शुक्रिया अदा करना, थैंक गॉड कि भगवान हमें कंपटीशन से आपने बचा दिया, तो और काम फटाफट हो गया। लेकिन बच्चे, थैंक गॉड क्यों? आखिर क्यों? जब भी ये अमाउंट आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दे देगा, तो इसका मतलब कि मार्क्स उस क्वेश्चन में कम हो जाएंगे, मतलब 2 नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। जब ये निकालना होगा, तो मैंने क्लास में आपको दिखाया, हम लोग ने 8-10 क्वेश्चंस किए हैं जहां पे इसके क्वेश्चंस एग्जाम में 10-10 मार्क्स में भी आए हुए हैं। पढ़ा हम लोगों ने ना, एक बार स्माइल तो पास करो कि हाँ सर हमने सब पढ़ा हुआ है बदमाश, तो उस केस में आपको फिर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बट एनीवे, अगर ये आपका है तो थैंक गॉड। लेकिन दूसरा केस, इसको निकालने के लिए एग्जाम में क्या करेगा, एवरेज मंथ्स दे देगा ऑल बिल का। मतलब ये जो आपका कहता है कि भैया जितने भी बिल है ना, वो आपका जो बिल परचेज किया गया है, वो कह देगा कि बिल्स आपका जो परचेज है, जो परचेज किया गया है, वो कह देगा कि भैया 60 लाख रुपीज का है ना, ये आपको दे देगा। और क्या देगा, एवरेज मंथ फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड। मतलब अनएक्सपायर्ड पीरियड का मतलब कि ये पीरियड, जो पीरियड आपका अगले साल में जाएगा, उसका वो एवरेज पीरियड बता देगा। वो कहेगा कि भैया एवरेज जो पीरियड है, बिल का नहीं, अनएक्सपायर्ड, मतलब जो अगले साल जाएगा, अनएक्सपायर्ड जो अगले साल जाएगा, वो कहता है कि मान लो आपका 2 मंथ है, कुछ भी बोल सकता है। हम लोगों ने कई तरीके के क्वेश्चंस किए हुए सारे केस के ऊपर में। और कहता है कि रेट ऑफ डिस्काउंट भी दे देगा। वो कहता है कि जो रेट ऑफ डिस्काउंट है, रेट ऑफ डिस्काउंट वो कह दिया, मान लो कि आपका 10% है, तो आपको अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये 60 लाख रुपीज का अमाउंट, इसके बाद मेरे बच्चे रेट ऑफ डिस्काउंट कितना बता रहा है, 10% पर एनम, ये पर एनम लिखा रहेगा, आप चिंता नहीं करना। और कितने महीने आगे जा रहा है जी, 2 मंथ्स, तो 2/12। तो ऐसे करके भी ये अमाउंट आप पता कर लेंगे। ये हमारा दूसरा केस है। तीसरे वाले केस में अमाउंट ऑफ बिल अनएक्सपायर्ड, मतलब कि वो ये टोटल बिल बताने के बजाय इस पीरियड में कितने सारे बिल आगे जाएंगे, कितने बिल अभी आगे जाएंगे, उसका अमाउंट बता देगा। मान लो कहता है कि 20 लाख का बिल है, जो बिल अगले साल जाएगा वो सिर्फ 20, बाकी बिल इस साल ही खत्म हो जाएंगे। फिर क्या होगा जी, आपका रेट ऑफ डिस्काउंट दिया रहेगा, मान लो वो 10% है, तो हमने 10% ले लिया आपका। और कहता है कि आपका जो एवरेज मंथ है अनएक्सपायर्ड का 2 मंथ्स, तो मान लो 2/12 आपका हो गया। तो जितना भी होगा हम उसके हिसाब से उसको निकाल लेंगे। इस वाले केस में सारा बिल आगे जाएगा, और इस वाले केस में मेरे बच्चे 60 लाख में से सिर्फ 20 लाख का बिल ही आगे जाएगा। कितने 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो हम उसके हिसाब से निकालेंगे। एक पॉसिबिलिटी और बनता है कि पीरियड ऑफ डिस्काउंट दिया रहेगा। वो कहेगा कि भैया ये जो 5 लाख रुपए का आपने जो डिस्काउंट पूरे साल में कमाया ना, ये 5 लाख रुपए का जो डिस्काउंट है ऑन एन एवरेज, ये कह देगा कि 5 मंथ्स के लिए। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट यानी कि 5 लाख होगा, पीरियड ऑफ डिस्काउंट दिया रहेगा, और एवरेज मंथ्स ऑफ अनएक्सपायर्ड, ये तो 5 महीने का है, और कहता है कि ये पीरियड कितना है जी, 2 महीना, तो इंटू 2 करके भी आप अमाउंट निकाल सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट निकालने का आप कर लेंगे। मैं इसलिए बार बार आपको समझा रहा हूं मेरे बच्चे, हो सकता है कि एग्जाम में 1 मार्क में ही आ जाए,
कि भैया इतने का बिल था, ये चीज़ें जरा बताओ कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा, आप निकाल सकते हैं। एंट्री कहेगा तो भी आपको कंप्यूटेशन करना होगा। कुछ भी कह दे मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे इतने स्ट्रांग हो जाएंगे ना कि क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। सारे केसेज पे मैंने कम से कम 8,000, 10,000, 20,000, 50,000 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, मुझे विश्वास है आपको याद होगा सारी बातें, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक बात और हमें ध्यान देना होता है बच्चे, कि ये जो आपका कंप्यूटेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ बिल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ अनएक्सपायर्ड, एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, एक या 2-3 क्वेश्चन किए थे, जहां पे बिल्स जो थे ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 कई सारे बिल थे, और हर एक बिल का अलग अलग आपको डेट बता रहा था, याद है आपको मेरे बच्चे। ये आपका है, ये केस कब चलेगा, इफ details of separate bills are given, मतलब एक पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में है कि बिल क्या होगा जी, सेपरेट होंगे बच्चे, मतलब वो 5-6 बिल आपको बता देगा। बिल का आपको पीरियड बता देगा कि पीरियड 3 महीने का है कि 4 महीने का है। अब आपको बिल का ड्यू डेट निकालना होगा, और ड्यू डेट निकालने के बाद फिर आपको अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट निकालना होगा। याद आ रही हो बात? अब मैं वो अब यहाँ दिखा नहीं सकता, बट आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस किया है मेरे बच्चे। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं जी, पहले हमें हर एक बिल का क्या निकालना होता है, ड्यू डेट। अब ड्यू डेट कैसे निकाला जाएगा, आपने पढ़ा है बचपन में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उस चैप्टर में अच्छी तरीके से पढ़ा है। काम की बातें सिर्फ यहाँ पे बताऊंगा कि अगर कई सारे बिल आपको दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कई सारे बिल, और सारे बिल का अलग अलग का अमाउंट और अलग अलग कहता है, ये 3 मंथ्स का है, ये 4 मंथ्स का बिल है, ये 2 मंथ्स का बिल है, ये 5 मंथ्स का है, ये 60 डेज का है, ये 50 डेज का, ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो हमें क्या क्या ध्यान देना होगा। वैसे क्वेश्चन में पहले आपको निकालना होता है ड्यू डेट ऑफ ऑल द बिल्स। सारे बिल का हम क्या निकालते हैं, ड्यू डेट। ड्यू डेट निकालते समय क्या ध्यान रखेंगे कि एक तो जब भी ड्यू डेट निकालेंगे, जैसे मान लो कि ये जो बिल आपका 1 जनवरी का है, 1 जनवरी का, और कहता है कि 20 डेज का आपका बिल है, तो ये इसका ड्यू डेट निकालने के लिए जो डेट ऑफ बिल ड्रॉन है हम उसको एक्सक्लूड करते हैं। ये सारी बातें 1 मार्क क्वेश्चन में भी कवर्ड होंगे, एमसीक्यू में भी कवर होंगे, और नो डाउट कि बड़े क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही मेरे बच्चे। हमेशा जब भी ऐसा कहेगा तो बिल में आपको 3 डेज का ग्रेस पीरियड को ऐड करके ही ड्यू डेट निकालना है, जब तक कि वो बिल आपका ऑन डिमांड ना हो जाए, है ना। तो उस केस में मतलब बाकी हमेशा आपका 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड करते हैं। हमेशा हमें चेक करना होगा क्वेश्चन में कि कहीं वो जो 3 डेज का ऐड करके जो डेट आ रहा है, कहीं वो आपका नेशनल हॉलीडे तो नहीं है, कहीं गैजेटेड हॉलीडे तो नहीं है, कहीं संडे तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपका ऐसा आ चुका मेरे बच्चे, जहाँ पे ऐसे हमने क्लास में किए भी हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक दिन हम पोस्टपोन करते हैं, प्रीपोन करते हैं, मैं भूल गया, प्रीपोन करते थे बदमाश। अगर प्लान्ड हॉलीडे पे हमारा 3 डेज ऐड करके डेट पड़ रहा है तो हम एक दिन प्रीपोन करते हैं, और अगर सडन हॉलीडे होता है तो हम नेक्स्ट नॉर्मल डे जो क्वेश्चन बताएगा उस दिन को मानते हुए ड्यू डेट हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आपको सारे बिल का क्या निकालना होगा, ड्यू डेट निकालना होगा। फिर उसके बाद हर एक बिल का अलग अलग आपको निकालना होगा अनएक्सपायर्ड पीरियड। मतलब जैसे कि आपका बिल जो है, ड्यू डेट जो आया आपका, मान लो कि बिल 1 का ड्यू डेट जब आपने निकाला तो आ गया 28 अप्रैल निकल के आ गया, मान लो आपका। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करते थे, अनएक्सपायर्ड पीरियड निकालते थे। अनएक्सपायर्ड पीरियड वो कैसे निकालेंगे, जो आपका इस साल का एंड होगा, मान लो 31 मार्च, तो 31 मार्च के बाद ये कितने दिन है हम उसको निकालते हैं, जिसको बोलते हैं अनएक्सपायर्ड पीरियड। हम उसको बोलते हैं क्या बच्चे, अनएक्सपायर्ड पीरियड। आपका याद है ना कि पहले हम बिल का क्या निकाले, ड्यू डेट, और क्योंकि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट 31 मार्च के बाद के पीरियड का निकालना है, मतलब साल के एंड के बाद का, तो वो पीरियड कितना हम उसको निकालते थे ऑफ एवरी बिल, है ना। कब से निकालेंगे, पीरियड आफ्टर एंड ऑफ द ईयर। इट इज टेकन फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर, मतलब कि नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से शुरुआत करेंगे टू द 28 अप्रैल, तो कितना हो गया 28 डेज, है ना। मतलब शुरू कब से होगा, नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे से, और एंड कब होगा, जब आपका ड्यू डेट आएगा, उतने पीरियड का हम निकालते हैं।
तो ये आपको क्या करेंगे वही बताया, इट इज टेकन फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर टू द डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ एवरी बिल। फिर तीसरे में क्या करेंगे जी, जब हमारा अनएक्सपायर्ड पीरियड निकल गया तो अब हम हर एक का अलग अलग क्या करेंगे, डिस्काउंट निकाल देते सेपरेटली, उन सारे अमाउंट को हम ऐड करते थे और फिर हम एंट्री पास करते थे। साल के एंड में एंट्री क्या बनता था, वही डिस्काउंट अर्न्ड टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट। ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा सेकेंड पॉइंट का आपका रिवीजन हुआ। अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मजे की बात यह कि जब क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है ना, जब एमसीक्यू में या 1 मार्क में आता है या थ्योरी में क्वेश्चन आता है, तो फिर बच्चे हमने सब कुछ पढ़े हुए हैं, वही वो क्या करेगा, प्रैक्टिकल के कॉन्सेप्ट को भी थ्योरी में कन्वर्ट कर देगा। थ्योरी के भी अभी अलग से मैंने रखे हुए, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। तो बी रेडी फॉर एवरीथिंग। आप इतने स्ट्रांग हो जाओ, आज की कुछ भी पूछे कोई दिक्कत ना हो। थर्ड कॉन्सेप्ट है क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स पे प्रोविजन बनाना। अब यहाँ पे तो मैं कैसे बताऊं कि हमने कितने मस्त तरीके से इस टॉपिक को खत्म किया हुआ है, बट एक बार फिर से आई जरा फटाफट रिवीजन। डेटर्स पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को बनाने के लिए हम लोग एसेट्स को मेरे बच्चे हम क्लासिफाई करते हैं कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। बैंक जो है हैव टू क्लासिफाई देयर एडवांसेज इनटू 4 कैटेगरी। पहला क्या होता है, स्टैंडर्ड एसेट्स। हम स्टैंडर्ड किसको बोलते थे जी, मतलब कि परफॉर्मिंग एसेट्स। अरे वो इंटरेस्ट इनकम जो हमने रिकॉग्नाइज किया था, उसके लिए जो पीए एनपीए किया था ना, तो पीए को यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एसेट्स। तो पीए ही हमारा स्टैंडर्ड एसेट्स है। अब मतलब क्या, जिसमें कोई डिफॉल्ट नहीं है, या डिफॉल्ट है भी तो नॉर्मल रिस्क तक ही है। नॉर्मल रिस्क कितने को बोलते हैं, अप टू 90 डेज। अगर किसी से डिफॉल्ट अभी 90 दिन तक का ही है तो हम उसको बोलते हैं कि आपका स्टैंडर्ड। और एनपीए को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे एक तो सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट्स। ये भी एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए भी। क्लासिफाई द एसेट्स ऑफ बैंक या लोन्स एडवांसेज ऑफ बैंक फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो मेरे बच्चे हम क्या बोलेंगे वहां पे कि ये जो क्लासिफिकेशन होता है वो एक पीए और एनपीए में है। पीए ना बोल के स्टैंडर्ड एसेट्स बोलेंगे। जो इसका डेफिनेशन है वही मैंने नीचे दिया भी है, मैं भी बता रहा हूँ। जो इसका डेफिनेशन होता था वही आपका स्टैंडर्ड का होगा। और जो हमारे एनपीए होते थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मेरे बच्चे इसी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ कि अब यहाँ पे जरा आ जाओ इनको डिटेल में समझने के लिए। मैंने कुछ लाइन अगर नहीं पढ़ा ना तो ये भी आपको पढ़ जा रहा है, क्योंकि इन नोट्स के अंदर में एक एक लाइन मेरे बच्चे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बिलीव कीजिए, अगर इस मैराथन का एक एक नोट्स आपने पढ़ लिया, ऐसे में 99% चीज़ें मैं समझाऊंगा ही, तो आपका अब कुछ एमसीक्यू या कुछ भी बचता ही नहीं है, ना कोई प्रैक्टिस की चीज़ें बचती है अब आपकी अलग से। ये देखिए आप यहाँ पे मैंने कहा जी कि आपके प्रोविजन को बनाने के लिए एसेट्स की कैटेगरी स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स। आपका स्टैंडर्ड के अंदर में क्या होता है कि एसेट्स विच डू नॉट डिस्क्लोज एनी प्रॉब्लम, मतलब कोई रिस्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सभी लोग आपको पेमेंट कर रहे हैं। या फिर विच डज नॉट कैरी नॉर्मल रिस्क। याद रखना, एग्जाम में पूछ दे कि बैंक के लिए नॉर्मल रिस्क कितने पीरियड का कहा जाता है, तो अप टू 90 डेज, अप टू 90 दिन तक का डिफॉल्ट अगर किसी कस्टमर ने किया तो हम मानते हैं कि नॉर्मल है, कुछ हो सकता है बाद में पेमेंट करना शुरू कर देगा। ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड का मतलब ये, नॉर्मल लिस्ट लिख दिया मैंने। नॉर्मल लिस्ट का मतलब क्या होता है जी कि डिफॉल्ट इज अप टू 90। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके 1 मार्क से पूछने के लिए, 90 दिन का पीरियड आपका। फिर आपका आता है कि अगर 90 डेज के डिफॉल्ट को आप एक्सीड करते हो तो फिर क्या आ जाओगे आप एनपीए के अंदर में। और एनपीए के किस कैटेगरी में है जी, आपका सब। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनपीए, तो आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है ना। तो अब आइए जरा सब स्टैंडर्ड। 90 दिन से अगर एक्सीड करेगा तो हम क्या बोलेंगे, सब स्टैंडर्ड। इसमें कोई भी कर्ज कितने समय टू द मैक्सिमम रह सकता है, तो 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लासिफाइंग एनपीए। जब उसको एनपीए 90 दिन के बाद आपको हम एनपीए में डाल दिए, तो एनपीए में इस कैटेगरी में आप कितने समय रह सकते हैं, टू द मैक्सिमम 12 महीने। सर 12 महीने के बाद क्या होगा, फिर आप बन जाएंगे डाउटफुल एसेट्स। अगर डिफॉल्ट अगर हम देखें, मतलब यहाँ स्टार्टिंग से तो 15 महीने का हो गया। 15 कैसे, 3 महीने का डिफॉल्ट आप यहाँ थे, 12 महीने का डिफॉल्ट यहाँ, तो 15 महीने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। और जिस दिन आपको सब स्टैंडर्ड क्लासिफाई कर दिया गया था, मतलब 90 दिन के बाद, उस दिन से काउंट करें तो इसके 12 महीने के बाद अब आ जाएंगे डाउटफुल एसेट्स के अंदर में।
इसमें हम कितने समय रह सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन के लिए, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम पीरियड कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं कि कितने समय, 4 साल, जब तक बैंक को लगता है कि भैया इसको हमें रखना है डाउटफुल में वो रखेगा, या तब तक जब तक कि वो लॉस एसेट्स की कैटेगरी में ना चला जाए। लॉस, अगला कैटेगरी आपका लॉस एसेट्स की कैटेगरी में जाने के लिए क्या चाहिए जी, ये भी आपको याद रखना होगा। या तो बैंक, जो बैंक है वो कहता है भैया अब पैसा नहीं मिल पाएगा, या बैंक का जो इंटरनल ऑडिटर है या फिर एक्सटर्नल है या फिर जो आरबीआई इंस्पेक्टर है, इनमें से कोई भी कह दे कि भैया आप डिक्लेयर कर दो कि आपका एसेट्स लॉस है, तो लॉस एसेट्स की कैटेगरी में डालना पड़ेगा। क्या लॉस एसेट्स की कैटेगरी में आने का मतलब एसेट्स लॉस तो हो गए हैं, क्या वो बैड डेट्स हो गया है? नहीं बच्चे, बैड डेट्स हम तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कि हम उसको अपने लोन्स एडवांसेज यानी कि डेटर्स की कैटेगरी से हटा नहीं देते हैं। लॉस एसेट्स का मतलब होता है कि नाउ चांसेस टू रिसीव द अमाउंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ऑलमोस्ट नील आपका, तभी हम प्रोविजन बना रहे हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, बच्चे गलतियां करते हैं, तो तभी हम प्रोविजन बनाने का मतलब कि हमें लगता है कि पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, तब तो फिर वो लोन्स एडवांसेज से हम हटा के बैड डेट्स बोल देते हैं उसको, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दूसरा आपका आता है प्रोविजन रिक्वायर्ड। प्रोविजन का ये रेट जो मैंने यहाँ लिखे हैं ना, ये रेट तो आपको याद रख ही लेना होगा हमेशा के लिए। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, मैंने इस रेट में क्या क्या आपको ये सब क्लास में मैंने बताया हुआ है, थोड़ा सा बस बता दूं कि एग्रीकल्चर एंड स्मॉल एंड जो माइक्रो एंटरप्राइजेज होते हैं, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसएमई, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज, एसएमई, इनको दिए हुए लोन पे रेट क्या है, 0.25%। ये रेट आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में आ सकता है। कमर्शियल रियल एस्टेट पे अगर रेजिडेंशियल हाउस है तो 0.75%, मतलब रेजिडेंशियल हाउस पे कमर्शियल रियल एस्टेट को कोई लोन दिया गया तो 0.75, अदर कमर्शियल रियल एस्टेट पे कितना हो जाएगा जी, 1%। हाउसिंग, ये एक नया रेट आया, इसको ध्यान रखेंगे, हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड एट लेसर रेट। सर ये क्या है, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री हाउसिंग स्कीम के अंदर में, या फिर एक जो आपका हमारे देश में कई सारे गवर्नमेंट स्कीम निकालते रहती है कि भैया अगर इतने से कम हाउस का अगर घर है, सॉरी इतने से कम रूम का अगर घर है तो आप उनसे इतना ही रेट लीजिए, कंसेशनल रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करना। तो मेरे बच्चे बैंक देखता है यार कंसेशनल रेट पे जिसको हम दे रहे हैं वो मतलब एक वीकर सेक्शन है, पैसा डूबने के चांसेज वहाँ पे हैं, तो इसलिए मेरे बच्चे ऐसे लोगों पे रेट गवर्नमेंट ने कितना, आरबीआई ने कितना प्रिस्क्राइब किया हुआ है, 2%। यानी कि हाउसिंग लोन अगर किसी बैंक ने दिया हुआ है लेसर रेट पे, नॉर्मल रेट पे नहीं, लेसर रेट पे, तो 2% है। रीस्ट्रक्चर लोन पे कितना, 5%। सब क्लास में पढ़ा हुआ हम लोगों ने, आप ऐसे मत देखो। रीस्ट्रक्चर लोन का मतलब क्या होता है कि कोई कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए लोन कुछ दिया तो उस पर रेट कितना, 5%, और अदर पे कितना, 0.4%। जरा मुझे कोई आप में से बताए, मुझे आप में से बताए कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बताता कि किस रेट से आपको अप्लाई करना है जी, किस कैटेगरी में है, तो हम क्या करेंगे, अदर लोन का रेट लगाएंगे, मतलब प्रोविजन बनाते समय 0.4%। एक और मजे की बात जो बच्चे जनरली गलती करते हैं, वो ढूंढते हैं कि यार ये जो स्टैंडर्ड एसेट्स है, ये जो रेट है वो किस पे, सिक्योर्ड पे कि अनसिक्योर्ड पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये रेट्स जितने भी हैं, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर हो, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर हो स्टैंडर्ड में, तो चाहे वो लोन सिक्योर्ड है चाहे अनसिक्योर्ड है, सबके लिए सेम रेट है, सेम रेट है, सेम रेट है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये जो एनपीए होते हैं ना, मतलब सब स्टैंडर्ड डाउटफुल या लॉस, इसके लिए अब दो अलग अलग रेट आएंगे। क्या वो आपका सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है? देखो ना, यहाँ पे अगर वो सिक्योर्ड लोन है तो रेट कितना है, 15%। सर याद रखना पड़ेगा, बदमाश, सब क्लास में मैंने याद कराया हुआ है मस्त तरीके से आपको, 15% सिक्योर्ड लोन पे, और अनसिक्योर्ड पे रेट कितना है, 25%। एक चीज और आप ये ध्यान रखेंगे, हमने इसे क्लास में किया हुआ है, फिर भी सुन लीजिए, अनसिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लोन वेयर सम सेफगार्ड इज अवेलेबल, जैसे एस्क्रो अकाउंट होता है, तो अगर ऐसा है तो उस केस में रेट कितना होगा, 20। अनसिक्योर्ड पे, सिक्योर्ड पे तो 15% ही है, अनसिक्योर्ड जिसके अगेंस्ट एस्क्रो अकाउंट है तो वहां पे 20%, बाकी पे कितना, 25%। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। डाउटफुल एसेट्स मेरे बच्चे, अगर वो सिक्योर्ड पोर्शन है तो सिक्योर्ड अप टू 1 ईयर में कितना, 25%, 1 to 3 में कितना, 40%, मोर देन 3 में कितना, 100%। सर बहुत फास्ट चल रहे हो बदमाश, अगर मेरे सामने आप रहोगे तो मैं आपकी जिह्वा जो है ना, जिह्वा जिसे बोला कि आपने सर फास्ट चल रहे हो, मैं उसको निकाल लेता, कसम से बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा।
अरे ये सारे टॉपिक्स क्लास में आपने ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए, आप रिवीजन क्लास में समझो तो मेरी बात, पूरी क्लास पढ़ाऊंगा तो आप याद है ना, बैंकिंग कंपनी हम लोगों ने 12-14 घंटे में ख़त्म किया मस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके, वो थोड़े लगाने वाला हूँ 12-14 घंटे में पूरे मुझे मैराथन आपको देना है, हाँ? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो डाउटफुल में हमने क्या बोला, सिक्योर्ड हो तो 25, 40, 100, अनसिक्योर्ड पे 100% आपका। लॉस एसेट्स पे क्या टेंशन करना, वो सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, सब पे कितना जी 100% का बनाएंगे प्रोविजन, यहाँ पे कोई डाउट नहीं सर। हम और आगे बढ़ते हैं, बताओ कितने जल्दी समय गुजरते जा रहा है मुझे समझ। ये मैंने क्वेश्चन भी डाल दिया मेरे प्यारे बच्चों के लिए ताकि आपका रिविजन हो जाए। ये देखिए आप यहाँ पे, अरे हाँ एक चीज़ तो मैंने बताया ना, अभी भूल ही गया, शायद मैंने आगे बताया होगा। अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक के अंदर में, और अगर आपको नहीं बताता कि लोन सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, तो मेरे बच्चों आपको लोन को सिक्योर्ड मानते हुए रेट को अप्लाई करना है। मतलब जितने भी सिक्योर्ड वाला रेट है वही अप्लाई करना होगा। याद रहेगी बात आपको? ये सर, तो सिक्योर्ड रेट लगेगा। अगर कुछ ना बताया तो अगर कह देता है कि नहीं भैया इतना सिक्योर्ड है इतना अनसिक्योर्ड है, फिर उसके हिसाब से है ना, वो कह दे कि लोन 1000 लाख रुपए का है बट हमने 800 लाख रुपीज का हमने सिक्योरिटी लिया हुआ है, तो ठीक है जी 800 आपका सिक्योर्ड हो गया, 200 अनसिक्योर्ड हो गया, उसके हिसाब से रेट लगाएंगे। किया आपने क्वेश्चन। खैर आइए थोड़ा ब्रशअप करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या, अब एक क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपका कहीं भी क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा है कि लोन भैया यहाँ पे सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, तो हम क्या करेंगे, ये सबको सिक्योर्ड मानेंगे। सर नोट लिखना होगा, लिख देना एग्जाम में एक लास्ट में कि आई हैव एज्यूम कि लोन आपका सिक्योर्ड है जी, है ना, ऐसे उनको बताना चाहिए। इस पे क्या हो जाएगा 0.4% आपका। सब स्टैंडर्ड ये भी सिक्योर्ड, कितना रेट चला जाएगा बताइए? सब स्टैंडर्ड पे कितना 15% था ना, ये देखो ना आप यहाँ पे सिक्योर्ड पे कितना था 15% आपका यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 15% का रेट अप्लाई कर देंगे, 15% का। फॉर्मेट मैंने क्लास में दिया हुआ है। डाउटफुल कैटेगरी में आपका है, कहता है कि 1, 2, 3, तो अप टू 1 ईयर ये चला गया रेट कितना हो जाएगा 25%। 1 to 3 ईयर्स में ये दोनों कवर हो जाएंगे। 1 to 3 ईयर्स में रेट कितना चला जाएगा 40%, और मोर देन 3 ईयर्स में कितना चला जाएगा जी हमारा यहाँ पे 100%। मोर देन 3 में लॉस में कितना चला जाएगा 100%। इन सबको ऐड करेंगे उतने का ही प्रोविजन बनेगा, कोई डाउट नहीं सर। इस पे हमारे एग्जाम में जो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं थ्योरी में या एमसीक्यू में, उसके लिए मैंने बताया ट्रीटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस प्रोविजन का क्या ट्रीटमेंट करूंगा, तो मेरे बच्चे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रोविजन एंड कंटिजेंसी का जो हेडिंग होता है उसमें हम इसको दिखाएंगे, प्रोविजन ही तो है। और बैलेंस शीट में जो आपका अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन शेड्यूल 5 है उसके अंदर में इसको दिखाएंगे। बोलो ना हाँ सर, आपने इसका शेड्यूल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आप बदमाश हो, आपको मैंने रटाया हुआ है कि प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी जो आपके पास होते हैं एसपीएल के अंदर में विदाउट एनी शेड्यूल जाते, उनका कोई शेड्यूल नंबर नहीं था, उसमें 4 ही तो शेड्यूल थे 1, 2, 3, 4, हाँ सॉरी 13, 14, 15, 16 आपका। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कोई डाउट नहीं सर। मैंने लिख दिया, ये देखो, अरे ये देखो मैंने लिखा है कि इफ नॉट मेंशन वी ऑलवेज एज्यूम लोन्स आर सिक्योर्ड एंड अकॉर्डिंगली प्रोविजंस आर टू बी मेड। आपका मैं वही सोचूं कि यार मैंने इतना मेहनत किया है, क्यों नहीं लिखा मैंने, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर मेरे बच्चे एक केसेज आपने पढ़ा हुआ है, प्रोविजनिंग इन केस ऑफ एडवांसेज कवर्ड बाय गारंटी ऑफ डीआईसी। जैसे अच्छा जो बच्चे मेरे पेड क्लासेज में नहीं है मेरे बच्चे, बैंकिंग का एक क्लास, पहला क्लास भी मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे है, आप उससे पढ़कर बहुत हद तक स्टार्टिंग वाले टॉपिक का अच्छा नॉलेज ले सकते हैं अगर बिल्कुल आपने नहीं पढ़ा है तो। खैर एनीवे हम यहाँ पे आते हैं, फोकस करते हैं अपने रिवीजन पे। प्रोविजनिंग इन केस ऑफ एडवांसेज कवर्ड बाय गारंटी ऑफ डीआईसीजीसी कवर एंड ईसीजीसी कवर। डीआईसीजीसी और ईसीजीसी का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना होगा अपने एमसी के लिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, और ईसीजीसी यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। जब मैं छोटा बच्चा था आपके जैसा दिखता था तो मेरे एग्जाम में डीआईसीजीसी कवर, क्योंकि बहुत पहले सारा इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या पढ़ा था जी इसके अंदर में, ये जो भी इस कवर जितना भी अमाउंट गवर्नमेंट ने इसके अंदर में आपको गारंटी दिया है कि अगर आपका पैसा डूबेगा तो मैं पे कर दूंगा, हम उस पर कोई भी प्रोविजन नहीं बनाते, कोई भी नहीं, नील रेट से, मतलब प्रोविजन बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको गारंटी दिया हुआ है। और इसका ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बात को ठीक से समझाने के लिए मैंने एक खास एक क्वेश्चन अपने बुकलेट का आपके पास रखा हुआ है। याद कीजिए जरा, मेरे साथ बताओ जल्दी से कि आप कैसे सॉल्व करते थे जी।
अगर हमें DICGC ECGC कवर की बात कर दे तो COC बैंक लिमिटेड, अरे COC का बैंक भी है, बहुत सारी शाखाएं हैं, मैं कैसे बताऊं, बट इंडिया में नहीं है, इंडिया से सारी बाहर है, सारी बाहर मैंने खोला हुआ है। तो COC बैंक लिमिटेड ने गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कहता है कि भैया एक्सपोर्ट क्रेडिट गिवन, मतलब लोन जो है ना वो 50 लाख रुपए का है। मुझे याद दिलाओ हम लोग क्या करते थे प्रोविजन को बनाने के टाइम पे, तो 50 लाख में कहता है कि ECGC कवर आपका 40% है, सिक्योरिटी आपके पास 10 लाख रुपए की है, और जो सिक्योरिटी की रियलाइजेबल वैल्यू कहता है कि 12 लाख रुपए। तो याद कीजिए मैंने क्या बताया था कि प्रोविजन को बनाते समय पहले आपने जो सिक्योरिटी लिया है इसके बिहाफ पे उसका कौन सी वैल्यू हम माइनस करेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू आपका 10 लाख से ज्यादा हो चाहे कम हो फर्क नहीं पड़ता, जो वैल्यू ये होगा बच्चे वो माइनस करेंगे। अगर वो रियलाइजेबल वैल्यू अलग से नहीं बताएगा तो जितने की सिक्योरिटी है वही मान लेंगे कि उसका रियलाइजेबल वैल्यू आपका है। तो ये तो आपका हो गया, ये हो गया आपका सिक्योर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका सिक्योर्ड लोन। आपका कितना बच गया, 38 लाख का अमाउंट। इस 38 लाख में जरा देखो आपके पास एक्सपोर्ट का है ना, तो ECGC कवर आपका है। ECGC कवर मुझे बताइए कितने का मिला हुआ आपका, ये कहता है कि 40%। 40% किसका निकालूंगा, 40% हमेशा आपका 38 का निकलेगा, है ना, 38 लाख का। अगर कोई बच्चा कुछ और पढ़ा हुआ है तो गलत पढ़ा हुआ है, बिल्कुल यही काम करना मेरे बच्चे। 15,20,000 का अमाउंट आपका, यानी RBI नॉर्म्स हैं जो हमें फॉलो करना पड़ रहा है। तो मुझे बताओ अब हमारे पास जो बैलेंस बच गया कितना हो गया जी, अगर मैं 38 लाख में से इसको हटा दूं तो वी आर गेटिंग 22,80,000 का अमाउंट आपका। ये हमारा क्या हो गया, अनसिक्योर्ड। अब ये जो 50 लाख का आपने जो लोन दिया है बैंक का एसेट्स है ना बच्चे, हमें इस पे प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन। तो पहले ये जानना होगा कि एसेट्स कौन सी कैटेगरी में है। कहता है कि पीरियड ऑफ डिफॉल्ट 17 मंथ्स का है, 17 महीने से जिस आदमी ने ये कर्ज लिया है उसने पेमेंट नहीं किया है। तो मेरे बच्चे हमें समझना पड़ेगा कि 17 मंथ्स के बाद वो कौन सी कैटेगरी में दिख रहा है। 17 में से 3 मंथ्स तो नॉर्मल रिस्क में कवर हो गया, ये आपका उस समय PA था। इसके बाद का अगला 12 महीने जो है 12 मंथ्स वो चला गया NPA के अंदर में। तो NPA और NPA में क्या आपका ये था स्टैंडर्ड एसेट्स, स्टैंडर्ड, और ये था आपका सब स्टैंडर्ड। तो कितना हो गया 15 मंथ्स, टोटल कितना पीरियड का डिफॉल्ट है 17 मंथ्स का। तो 2 महीना और जो बच गया आपका, 2 मंथ्स जो और बच गया मेरे बच्चे वो कहाँ रहेगा, तो आपका स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, फिर क्या होता है डाउटफुल। डाउटफुल में याद कीजिए मैंने 3 कैटेगरी दिया था, अप टू 1, 1 to 3, मोर देन 3। तो कहाँ जाएगा, क्योंकि 2 महीना ही है तो अप टू आपका 1 ईयर। मुझे बताओ अप टू 1 ईयर में हमारे पास रेट क्या था, तो मेरे बच्चे अप टू 1 ईयर में सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। जरा बताओ सिक्योर्ड पे रेट क्या था, अनसिक्योर्ड पे रेट क्या था। यहां देखिए आप इसको टेबल को, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड पे। तो अप टू 1 ईयर आपका चला गया यहाँ पे, इसमें अप टू 1 ईयर ये है ना। सिक्योर्ड पे आपका 25% है और अनसिक्योर्ड पे 100%। सिक्योर्ड पे 25% है, अनसिक्योर्ड पे 100%। तो मेरे बच्चे ये रहा सिक्योर्ड का अमाउंट। इस सिक्योर्ड पे हम कितना बनाएंगे 25%, और ये रहा आपका अनसिक्योर्ड, इस पे कितना बनाएंगे 100%। इस पे जो हमारे पास कवर मिलता है हम कवर पे कितना बनाते हैं नील, इस पे कोई प्रोविजन नहीं बनता, गवर्नमेंट हमें RBI मना करता है क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद गारंटी दिया है पैसा मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद जो अमाउंट निकल के आएगा ये प्लस ये, इन दोनों को ऐड करके हम क्या करते हैं प्रोविजन बनाते हैं। अरे पढ़ा है हमने ना, ओह कॉन्टिन्यूस बोल रहा हूँ बिना ब्रेक के। और आप बिलीव नहीं करोगे इस मैराथन को रिकॉर्ड करने के टाइम पे मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक टॉपिक आपका रिवीजन करा दूं। रात दिन मैं सोया नहीं बच्चे, रात दिन बस सपनों में आप ही आते थे कि यार ये बच्चे इतने भोले बच्चे हैं, अगर इनका एक भी टॉपिक छूट गया तो फिर रिवीजन का क्या फायदा। थोड़ा सा पी लेता हूं और इसीलिए कराया। आइए एनीवे, तो हमने क्या किया यहाँ पे, और देखो हमने नोट भी लिख दिया आपके लिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए, नो प्रोविजन रिक्वायर्ड ऑन अमाउंट ऑफ लोन कवर्ड बाय ECGC या DICGC कवर अकाउंट। ठीक है ना, ये काम खत्म हो गया। अगला टॉपिक आपका शुरू होता है कलेक्शन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जरा सुनेंगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है, ये थ्योरी के लिए भी और प्रैक्टिकली भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चे बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक को पढ़ते हुए आपने पढ़ा होगा कि ये क्या है जी, एक फैसिलिटी है
जो बैंक अपने कस्टमर को देता है कि भैया आप बिल हमारे पास रख दो, हम जैसे हम चेक कलेक्ट करते हैं आपका, उसी तरीके से आपका बिल का पैसा भी हम जाके कलेक्ट कर लेंगे। और हाँ, बिल का पैसा कलेक्ट करेंगे, उसके लिए कुछ चार्जेस नो डाउट कि बैंक लेता है, तो वो बात है ना। ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो बैंक ने रखा है आपके बिहाफ पे पैसा कलेक्ट करने के लिए, वो बैंक का क्या है मेरे बच्चे, ना एसेट्स है ना लायबिलिटी है, कुछ भी नहीं है। तो जितना भी बिल फॉर कलेक्शन बैंक के पास होता है, याद रखना एग्जाम में पूछ दे कि ये बिल फॉर कलेक्शन बैंक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या ट्रीट करता है, तो कहना है भैया ये बैलेंस शीट में या एसपीएल में कहीं नहीं जाता, ये बैलेंस शीट के बाद जो फुटनोट होता है बस वहां पे उनको दिखाना होता है कि इतना बिल हमारे पास है फॉर कलेक्शन, और कुछ भी नहीं। हमने पढ़ा हुआ है बैंक के पास दो उपाय है, या तो इसका कोई रिकॉर्ड ही मेंटेन ना करे, इसका कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन ना करे बच्चे, जितना बिल है उसको फुटनोट में दिखा दे, लेकिन आरबीआई नॉर्म्स के मुताबिक वो कहते हैं कि इसका अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। और अकाउंट मेंटेन करने में उन्होंने क्या सजेस्ट किया है कि बिल फॉर कलेक्शन एसेट्स अकाउंट भी खोलो और बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट भी खोलो। ये देखो ना, मैंने एक एग्जांपल यहाँ भी रखा हुआ है इस बात को समझाने के। ऐसे क्लास में हम लोगों ने किया हुआ है, फटाफट एक बार छोटा सा रिविजन कर लें यहाँ पे कि 1/4/2021 को एक्स बैंक लिमिटेड, सर यहाँ पे सीओसी क्यों नहीं लिखा आपने, चलो सीओसी कर दो, क्यों हम एक्स की बात करें, सीओसी की बात करो ना, प्यार तो सीओसी से आपको है। तो सीओसी बैंक लिमिटेड हैड 2 लाख बिल फॉर कलेक्शन, कहता है कि भैया बैंक के पास 2 लाख का बिल था फॉर कलेक्शन आपका। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए हम लोगों ने क्या सीखा है। एक तो आप अकाउंट ओपन करेंगे यहाँ पे बिल फॉर कलेक्शन ब्रैकेट में एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट। फटाफट आप भी लिखते रहो ना, ताकि आपका हाथ भी बैठे और आपको चीज़ें वो याद आ जाए जो आपने ठीक से पढ़ा हुआ है। और बिल फॉर कलेक्शन आप अकाउंट ओपन करते हैं यहाँ पे लायबिलिटी का, दोनों अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं। जब कोई बिल आपके पास से कलेक्शन के लिए, तो इसका लिखते हैं टू बैलेंस बीडी 2 लाख, वो आपका एसेट्स भी है एंड 2 लाख रुपए आपका लायबिलिटी भी है। फिर कहता है कि करंट ईयर में आपके पास 8,40,000 का और बिल आया, तो आप एसेट्स को बढ़ा दो 840 से, लायबिलिटी को भी बढ़ा दो 840 से, और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, या बिल जो भी अकाउंट खोला होगा कलेक्शन। एसेट्स में हम किसका नाम लिखते हैं, लायबिलिटी का, और लायबिलिटी में हम क्या बोलते हैं, बिल फॉर कलेक्शन किसका, एसेट्स का। मतलब क्योंकि ये कोई उनका एसेट्स लायबिलिटी नहीं है बच्चे, लेकिन अगर आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है तो दोनों की एंट्री आपस में ऐसे करो कि आपस में हर एक एंट्री करते चले जाए, रिकॉर्ड भी मेंटेन हो गया और आपका काम भी पूरा हो गया, आपके बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट भी नहीं डालेगा। फिर कहता है कि आपका इट रिसीव बिल फॉर आपका अमाउंट 840 का, उसने ये तो कर दिया हमने। बिल डिसऑनर्ड हो गया 2 लाख का, तो बिल डिसऑनर्ड तो ये भी कम हो जाएगा, एसेट्स भी कम हो जाएगा, लायबिलिटी भी कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक की थोड़ी कोई लायबिलिटी है। हम तो भैया आपके बिहाफ पे पैसा कलेक्ट करेंगे, मिल गया तो आपके अकाउंट में जमा कर देंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बट एनी हाउ इसमें तो एंट्री करेंगे जी कम करने का। बिल कहता है कि आपका इतने का कलेक्ट हो गया, तो ठीक है 515 यहाँ भी एंट्री आएगी और 515 यहाँ भी एंट्री आएगी। इसमें हमेशा क्या लिखा जाएगा, बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटी, यहाँ क्या लिखा जाएगा, बिल फॉर कलेक्शन एसेट्स अकाउंट। अब कहता है कि बनाओ अकाउंट, बना दिया हमने, एग्जाम में आ सकता है ये फॉर्मेट दिया रहेगा, आपको बनाना होगा। तो यहाँ पे टू बैलेंस सीडी, जितना बच गया वो इसका बैलेंस हो गया, और बाई बैलेंस सीडी जितना बच गया इसका बैलेंस हो गया। आपस में दोनों कट जाते हैं, इसलिए बैलेंस शीट में नहीं आता, फुटनोट में लिखना होता है कि बैंक हैज दिस मच ऑफ द बिल फॉर कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर, दैट्स इट। ठीक है ना। और इसके बारे में मेरे बच्चे एग्जाम में अगर आ जाए कि जरा बताओ इसका मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, तो 2 मेथड आपको सजेस्ट किया जाता है। ये देखिए आप यहाँ पे मैंने दोनों दिया हुआ है। पहला, अकाउंटिंग एंट्री इज मेड ओनली व्हेन बिल्स आर कलेक्टेड, मतलब हम कोई भी कुछ भी नहीं करेंगे, ना हम बिल फॉर कलेक्शन एसेट्स ना लायबिलिटी, हम कोई मेंटेन नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे जी, जब आपका पैसा कलेक्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, आपके अकाउंट को बढ़ा देंगे, है ना बच्चे। बैंक ने क्या किया, बिल लेके गया और पैसा कलेक्ट हो गया, तो बैंक कैश बढ़ा देगा, उतना पैसा उसके अकाउंट में ऐड कर देगा। तो वही कह रहा है कि पहले वाले मेथड में हम कोई भी अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जब पैसा कलेक्ट होगा ना तो कैश को डेबिट कर देंगे और कस्टमर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। मतलब बैंक के पास कैश आया, उतना पैसा कस्टमर को हमें देना होगा क्योंकि उनका पैसा है। बस बिल फॉर कलेक्शन जो पेंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर है वो आपका फुट नोट में सिर्फ दिखाया जाएगा, पहला मेथड। दूसरे मेथड में हम बिल फॉर कलेक्शन एसेट्स लायबिलिटी दोनों अकाउंट ओपन करेंगे,
है ना, ये आपका किया। उसके बाद आपका एंट्री जैसे बताया उसी तरीके से करते चलेंगे जी, है ना, डेबिट क्रेडिट साइड में। बैलेंस शीट में यहाँ पर भी क्या करते हैं, इट इज कैंसिल्ड और बिल फॉर कलेक्शन क्या होगा, बस फुटनोट में, दोनों में फुटनोट में दिखाएंगे क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, ठीक है। अगला टॉपिक जो आपका इसमें कवर होता है बच्चे, वो है एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड गारंटी। मेरे बच्चे आपको पता है कि बैंक आपके बिहाफ पे जब कोई गारंटी देता है, आपके बिहाफ पे कोई एक्सेप्टेंस देता है या आपको इंडोर्स करता है, आपको रिप्रेजेंट करता है, तो बैंक का ये बनता है कंटिजेंट लायबिलिटी। क्योंकि आपके बिहाफ पे जब भी कोई बैंक ने गारंटी या कुछ दिया हुआ है तो प्राइमरी लायबिलिटी आपके ऊपर होती है पेमेंट करने की। अगर आप पेमेंट नहीं करते तो बैंक को पेमेंट करना पड़ता है। नो डाउट कि हमने पढ़ा हुआ है कि बैंक इस गारंटी को देने के पहले अपने आप को सेव करता है, सिक्योरिटी आपसे जमा करता है, आपका फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट एनीवे, ये इसके लिए हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है जरा समझते हैं। यहाँ पे एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट, गारंटी, एक तो बैंक के लिए ये क्या है जी, कंटिजेंट लायबिलिटी है। पहली बात, ये बैंक का क्या है मेरे बच्चे, कंटिजेंट लायबिलिटी आपका है। एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, ये बैलेंस शीट के कौन से शेड्यूल में जाता है, शेड्यूल 12। और शेड्यूल 12 में हम इसको क्या करते हैं, फुटनोट में, क्योंकि कंटिजेंट लायबिलिटी फुटनोट में आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको दिखाते हैं बच्चे, है ना, जब तक कि वो इवोक्ड यानी कि आपके ऊपर में लायबिलिटी बन नहीं जाता है। हम बैंक के ऊपर में लायबिलिटी कब बनेगा, जब वो कस्टमर जिसके ब्याह पे हमने गारंटी दिया हुआ है अगर वो पेमेंट नहीं करता या उसकी प्रॉपर्टी से पेमेंट नहीं हो पाता, है ना, तब तक वो क्या होगा, कंटिजेंट लायबिलिटी के रूप में आपके बैलेंस शीट में दिखेगा। इसमें कोई डाउट नहीं सर। हम लोगों ने इसके बारे में सब कुछ बड़े डिटेल में पढ़ा हुआ है। मैं ये जो लिखा हुआ मैंने यहाँ पे उसको मैं एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू याद दिला दूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। मेरे बच्चे, इसका भी हमने अकाउंटिंग सीखा हुआ है। इसका हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं जी, तो इसके अकाउंटिंग में मेरे बच्चे जो आपका एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट, गारंटी होता है, इसकी अकाउंटिंग में थोड़ा यहाँ पे छोटा कर दो, याद कीजिए फटाफट, एक बार इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि ये एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट, गारंटी ऐसे तो कोई लायबिलिटी नहीं है, बट फिर भी हमें आरबीआई ने सजेस्ट किया है कि इसका अकाउंट मेंटेन करो। अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये आपका एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड गारंटी, ये अकाउंट, क्योंकि ये लायबिलिटी है। एग्जाम में बोल सकता है कि जरा बताओ इसका बैलेंस कौन सा दिखेगा, तो अगर आप अकाउंट बना रहे हैं तो ऑब्वियस बात है क्रेडिट बैलेंस दिखेगा, क्योंकि हर एक लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है। इवन दो ये जो अकाउंट बनता है बच्चे, ये आपका प्रॉपर अकाउंट्स के अंदर नहीं है, ये फुटनोट में जाएगा इसका डिटेल कि कितना गारंटी हमारे पास बचा हुआ, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे आपका, ठीक है ना। तो साल के स्टार्टिंग में कहता है कि 14,50,000 का अमाउंट है, हम यहाँ पे लिखते हैं 14,50,000 का अमाउंट लिखते हैं ना यहाँ पे, ये सर। ड्यूरिंग द ईयर कहता है कि एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट, गारंटी इतना और दिया गया तो 44 लाख से इसको और बढ़ा देंगे, क्योंकि इसमें कोई दूसरा नाम हम यूज नहीं कर सकते, तो क्या लिखते हैं, बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड गारंटी, यही नाम लिखा जाता है आपका। जब जब ये लायबिलिटी बढ़ेगी तो हम क्रेडिट करेंगे और घटेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जैसे कहता है कि बैंक ने ऑनर्ड कर दिया टू द एक्सटेंट ऑफ 25 लैक्स, तो ये 25 लैक्स की एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। और अगेन क्या लिखेंगे, टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट, गारंटी। क्लाइंट ने पे कर दिया तो वो 10 लाख की एंट्री भी यहीं पे, कैसे भी लायबिलिटी कम होगा तो यहाँ पे आएगा। और क्लाइंट फेल टू पे एंड 1 लाख रुपीज एंड बैंक हैड टू पे, वो भी आपका यहीं पे आपका आएगा, है ना। मैंने आपको बताया हुआ कि इसके 3 स्टेज होता है। पहले स्टेज में क्लाइंट पे करेगा, आपको बस यही पहचानना है। तो क्लाइंट पेड कौन सा है आपका, ये देखो आपका क्लाइंट ने पे इतना कर दिया। अगर क्लाइंट ने आनाकानी किया तो बैंक उसके अकाउंट से पे करता है, वो कौन सा, ये 25 लैक्स की एंट्री। और अगर पैसे बैंक में भी ना हो तो बैंक को अगर उसके अकाउंट में ना हो तो बैंक को खुद पे करना पड़ेगा। और जब बैंक को खुद पे करना होगा तो क्या बोलेगा क्वेश्चन में, बैंक हैड टू पे आपका, ये 3rd स्टेज का होता है आपका। तो ये इनका अकाउंट बोलते बनाने के लिए तो भी कर सकते हैं। एग्जाम में आ जाए कि बच्चे जरा बताओ ये बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या ट्रीटमेंट होता है, तो आप क्या बताएंगे, ये बस फुटनोट के अंदर में आता है। किस शेड्यूल के अंदर में, कंटिजेंट लायबिलिटी शेड्यूल 12 के अंदर में। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। CRR SLR, ये आपने टॉपिक बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है, बट ध्यान रखना इसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन या थ्योरी के रूप में बन सकते हैं। मेरे बच्चे, आज के टाइम पे एग्जाम में जो आपको रेट अप्लाई करना है CRR का, वो रेट आपका है 4% ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स,
है ना। जो सीआरआर विथ आरबीआई जो आपको बनाना है वो कितना जी 4%। ये किस सेक्शन में, तो 42(1)(a), ये याद रखेंगे आप, ये भी हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए कि सीआरआर को बनाने का जो रेट है वो सेक्शन 42(1)(a) के अंदर में आपका बताया है 4% का आपको करना है ना। सेक्शन 42(1)(a) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ये 4% का जो सीआरआर में अमाउंट आपका होना चाहिए कैश रिजर्व रेशियो के रूप में, ये हमेशा आपको कब मेंटेन करना है, कब चेक किया जाएगा, लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट। तो ध्यान रखना, इसका मतलब मैंने क्या बताया कि अगर आ जाए कि सीआरआर बनाने का जो अमाउंट है ये कब चेक करते हैं, तो फोर्टनाइटली चेक करते हैं। फोर्टनाइटली यानी कि 15 महीने में आपका एक बार चेक किया जाता है कि आपने इसको मेंटेन किया कि नहीं किया। किस दिन को चेक किया जाएगा, किस दिन को देखेंगे, तो जो सेकेंड फ्राइडे आएगा, मतलब फोर्टनाइटली में उस 15 दिन में जो लास्ट फ्राइडे आएगा उस दिन चेक करते हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है ना, हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो क्या क्या काम की बातें निकल के आई, एक तो एवरी कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं सबको करना होगा 4% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स। टोटल डिपॉजिट्स का मीनिंग भी अभी आगे बताऊंगा, हम लोगों ने किया हुआ है। एज सीआरआर विथ आरबीआई एज पर सेक्शन 42(1)(a) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। सर ये एक्ट याद रखना पड़ेगा, यस बच्चे, तभी मैं करा रहा हूँ आपको। ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट एज स्पेसिफाइड बाई आरबीआई। ये तो हुआ आपका सीआरआर। एसएलआर का जो रेट अभी है वो आपको याद रखना पड़ेगा 18%। ये फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं बट फिलहाल आपके एग्जाम के लिए 18%। एवरी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन 18% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स अगेन एज एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एज पर सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, है ना। 42 एंड 42(1)(a), इस बात को ध्यान रखेंगे, दो आपको यहाँ दिया। सीआरआर किस में है जी, 42(1)(a) के अंदर में, और आपका एसएलआर जो है वो सेक्शन 42 के अंदर बताता है ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। सीआरआर का रेट कितना 4%, एसएलआर कितना 10%। अगर कोई बच्चा ये जब आपका रिकॉर्ड हुआ उसके 4-6 महीने के बाद ये अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में या फिर आप गूगल पे सर्च कर लेना कि आपका रेट क्या चल रहा है सीआरआर एसएलआर का, उसी के मुताबिक आप काम करेंगे, ठीक है ना। बाकी सारे प्रोविजंस आपके सेम है। अब यहाँ पे हमारे पास निकल के आता है कि ये जो टोटल डिपॉजिट था 4% ऑफ टोटल, 18% ऑफ टोटल, ये टोटल में क्या क्या कवर होगा जी, तो सेविंग डिपॉजिट्स, जितना पैसा बैंक में सेविंग डिपॉजिट्स में है, फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट्स। करंट डिपॉजिट्स में आपको सिर्फ क्रेडिट बैलेंस लेना है, कि हमने एक क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है जहां डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस होता है, तो हम डेबिट नहीं लेते बच्चे, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट का मतलब कि पैसा बैंक के पास आपने जमा किया है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट को नेट कर देते हैं, वो भी गलत है। आपको क्या करना है, सिर्फ क्रेडिट बैलेंस। तो इनके आगे सर आपने क्रेडिट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बदमाश बैंक के पास हमेशा इनका क्रेडिट बैलेंस ही होता है, तो ये सबका क्रेडिट होता है, इनका दोनों हो सकता है, इसलिए मैंने क्रेडिट लिख दिया। मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि एलसी या गारंटी, इसके अगेंस्ट जो पैसा बैंक ने आपसे रखवाया है ये भी बैंक के पास जमा है। आउटस्टैंडिंग टेलीग्राफ ट्रांसफर, मेल ट्रांसफर, कोई टेलीग्राफ ट्रांसफर करना है, मेल ट्रांसफर करना है, उसके अगेंस्ट भी पैसा बैंक ने रखा हुआ आपका, वो भी इसमें, मतलब सारे डिपॉजिट्स आ जाएंगे। डिमांड ड्राफ्ट या कैश सर्टिफिकेट जो बैंक इशू करता है उसके भी यहाँ भी पैसा उसने आपसे रखवाया है। तो जितने भी पैसे बैंक के पास कस्टमर के होंगे उन सब का टोटल किया जाएगा, इन सबको टोटल करके जो अमाउंट आएगा वही हमारा क्या बनेगा, टोटल डिपॉजिट्स आपका। और इसी पे हम लोग क्या करेंगे, वो 4% या फिर आपका जो 18% है उस रेट को हम अप्लाई करेंगे। कोई डाउट इसमें नहीं सर। इसके बाद हमने ये सब याद रखना बच्चे, आप ये नहीं कहना कि सर आपने रिवीजन नहीं कराया था। मैक्सिमम बच्चे इन सबको नहीं पढ़ते हैं, मैक्सिमम बच्चे, और वो काम खराब करके आते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि जरा बताओ कि फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन टोटल डिपॉजिट्स एक्सेप्ट 1, और 4 में से 3 सही रहेगा, कोई दूसरा नाम उल्टा सीधा दे देगा, तो ये सब नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। या क्वेश्चन भी आ सकता है जी कि टोटल डिपॉजिट बताओ कितना, या फिर सीआरआर निकालो कितना निकल के आएगा 4% के हिसाब से, तो आपको ये क्वेश्चन में दिए रहेंगे। इनमें से जो भी नाम दिया रहेगा, जरूरी नहीं कि सारे नाम होंगे, जो भी नाम होगा उसको ऐड कर देंगे। फिर आता है मीनिंग ऑफ आपका लिक्विड एसेट्स, है ना। ये था ना आपका कि जो ये तो 4% हो गया जी, 4% या फिर 18% हम टोटल डिपॉजिट पे बनाते वो बता दिया। ये 18% का अमाउंट एसएलआर के रूप में आपके पास लिक्विड एसेट्स में होगा,
लिक्विड एसेट्स में, मतलब बैंक को इतना अपने लिक्विडिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। अब वो लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है, ये भी आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मीनिंग ऑफ लिक्विड एसेट्स में, जो या तो कैश के रूप में आपके पास है या फिर रेडली यानी कि जब चाहेंगे तब कैश में कन्वर्ट हो जाए, उन एसेट्स के रूप में, जिसमें कि कैश इन हैंड, कैश विथ अदर बैंक, गोल्ड, मनी एट कॉल, मनी एट शॉर्ट नोटिस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये क्या हो रहा है बदमाश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटी, इनमें से कोई भी नाम कर सकता है। अगर ये सारे नाम को इकट्ठा करके हम कहते हैं कि बैंक का लिक्विड एसेट्स है। याद रखना, कैश विथ आपका अदर बैंक, सॉरी गलत लिखा मैंने, कैश विथ अदर बैंक नहीं, कैश विथ आरबीआई। जो पैसा आपने आरबीआई के पास रखा हुआ है वो यहाँ पे लिक्विड एसेट्स में कवर्ड नहीं होता। कौन सा? वो आपका 4% वाला। अभी सीआरआर के नाम पे जो कैश आपने रखा हुआ बच्चे, वो इसमें कवर्ड नहीं होता। अकाउंटिंग, अब आया अगला टॉपिक आपका, अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट्स। आपका ध्यान रखना, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं है, इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट्स। जैसे बैंक ने क्या किया है कि 10 लाख रुपए किसी को कर्ज दिया है, और उस 10 लाख पे बैंक क्या, मान लो बैंक ने क्या किया बच्चे, 10 लाख रुपीज किसी को कर्ज दिया हुआ है, 10 लाख रुपए, और इस 10 लाख पे बैंक क्या करता है कि इंटरेस्ट लेता है एट द रेट ऑफ, सपोज कि आपका 10% पर एनम के हिसाब से, 12% मान लो पर एनम के हिसाब से। अब जिस आदमी को बैंक ने 10 लाख रुपीज कर्ज दिया हुआ है, उससे इंटरेस्ट 1 साल का, मान लो 1 साल का कितना हो गया जी, 1,20,000 रुपये, ये 1,20,000 का इंटरेस्ट लेना है। अब परेशानी सुनो, ये जिसको बैंक ने कर्ज दिया है ना, ये बंदा अब हो गया है डाउटफुल, मतलब पता नहीं ये पैसा पे करेगा कि नहीं करेगा, इसकी स्थिति खराब हो गई है। तो जिस आदमी को बैंक ने कर्ज दिया है, अगर वो कर्ज डाउटफुल हो गया तो क्या उस पे जो इंटरेस्ट है, क्या मैं उसको टाइमली इनकम मान लूं? क्या बैंक ये पूछता आपसे, क्या मैं इनकम मान लूं और उस पर टैक्स पे करूं? तो मेरे बच्चे यहाँ पे आरबीआई नॉर्म्स कहता है कि नहीं जी। आरबीआई कहता है कि देखो जी, जो डाउटफुल डेट्स हैं उस पे जो इंटरेस्ट इनकम है, आप उसको अभी इनकम मत मानो, तब तक नहीं मानो जब तक कि आप उसको रिसीव नहीं कर लेते हो। मतलब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जब वो इंटरेस्ट ड्यू हुआ ना, इंटरेस्ट जब ड्यू हुआ तो पता मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैंक कहता है कि भैया मुझे कस्टमर से पैसा लेना है, मुझे क्या करना है कि वो पैसा कस्टमर से लेना है। तो अगर आपको पैसा कस्टमर से लेना है तो कस्टमर आपका क्या बन गया, डेटर बन गया, है ना बच्चे, मतलब कर्ज उसका और बढ़ जाएगा। तो बैंक यहाँ पे क्या करता है कि कस्टमर अकाउंट को बढ़ा देगा। मुझे बताओ, कस्टमर अकाउंट पहले से आपके पास कितना था, 10 लाख, और कितना बढ़ जाएगा, 120। ये तो अकाउंट में पहले से था ना, तो कस्टमर को हम 120 से और बढ़ा देंगे। मतलब कि हमारा जो कस्टमर है हम कहेंगे भैया पहले से आपका जो बीडी था वो 10 लाख रुपीज का अमाउंट था, ये 120 भी क्या करेंगे जी, हम आपका इसमें ऐड कर देंगे, ये भी हम पैसा आपसे लेंगे, ठीक है ना। तो कस्टमर, लेकिन बैंक इसको इंटरेस्ट कहने के बजाय कहते हैं कि आप इसको इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के रूप में दिखाइए। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मतलब आप अपना इनकम मत मानो। अगर मैं इंटरेस्ट लिख दूंगा तब तो बैंक का इनकम हो गया। वो कहते हैं नहीं, अगर आपका वो डेटर डाउटफुल है तो उसके ऊपर में जितना भी अमाउंट होगा ना, इंटरेस्ट सस्पेंस में दिखा दो, और इसको इनकम के बजाय आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देना, लायबिलिटी साइड में। अब सवाल उठता है कि यार इंटरेस्ट सस्पेंस अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तो किस हेडिंग के अंदर में, 5वां शेड्यूल है ना आपका, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। एक तरीके से हमने क्या किया, प्रोविजन बना के छोड़ दिया जिसको। तो आपने क्या करना है कि अभी दिखाऊंगा उसके बारे में, आप ये एंट्री पास कर दो। अगर ये पैसा रिसीव हो गया, इफ रिसीव्ड, अगर मैं ये पैसा रिसीव कर लेता हूं, मतलब वो जो डाउटफुल बंदा था उसने पैसा पे कर दिया, तब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट सस्पेंस नाम है, इस नाम को हटा के हम अपने इनकम को बढ़ा देंगे। कितने से, 120, अगर पैसा उसने हमें दे दिया तो।
अगर पैसा उसने हमने पे कर दिया तो हम क्या करेंगे, फिलहाल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये पैसा मिला हम उसकी भी एंट्री कर लेंगे, बट अगर ये इंटरेस्ट सस्पेंस वाला पैसा हम इनकम में कन्वर्ट कर लेंगे। और एंड में, साल के एंड में फिर क्या होगा जी, अब तो ये नाम खत्म हो गया ना बच्चे, ये इंटरेस्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो इंटरेस्ट जो आपका है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस, मतलब प्रॉफिट लॉस में हम इनकम मान लेंगे। वन पढ़ा है हम लोगों ने कि जो एनपीए होते हैं, जो डाउटफुल होते हैं, हम उन पे एक्चुअल रिसिप्ट बेसिस पे इनकम मानते हैं। स्टार्टिंग में पढ़ा था, याद कीजिए, एक्चुअल रिसिप्ट बेसिस पे। तो आप अगर डाउटफुल हो तो हम आप पे इनकम जो है ना अभी मानेंगे नहीं। कब मानेंगे, जब वो पैसा रिसीव हो जाएगा। तो जब पैसा रिसीव हो गया तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस टू आपका ये। अच्छा, जब पैसा रिसीव हुआ तो एक एंट्री और पास हुआ होगा, वो क्या, कस्टमर से अगर पैसा मिल गया, एक तो ये एंट्री, दूसरा जी हम क्या करेंगे, बैंक का कैश बढ़ गया होगा और क्या करेगा, वो कस्टमर के नाम को कम कर देगा। जब पैसा रिसीव हो गया तो बैंक के पास कैश आ गया और कस्टमर लिखा हमने 120 का अमाउंट, ये एंट्री पास हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ें आपका, इन्हीं बातों को आपका, अच्छा मैं थोड़ा सा और इसको समझा देता हूँ, ये क्लियर है आपका? यस सर। मैं ना एक क्यों ना क्वेश्चन के थ्रू बताऊं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो मैंने वही चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है, when a debt is found to be doubtful at the end of the accounting year, there is no doubt that interest has accrued. Interest तो accrued हो चुका है, but it is equally clear that realization of the interest is doubtful. वो doubtful आपका है। Therefore, as a prudent accounting policy, such interest should be transferred to interest suspense account. वो interest कहाँ चला जाएगा, interest suspense account में, by making following entry। क्या जी, loan account debited to interest suspense account। loan मतलब customer loan, अगर नाम पता है तो कस्टमर लिख देंगे, नहीं तो फिर उस लोन को बढ़ा देंगे, लोन टू आपका इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। नोट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट शुड बी शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एग्जाम में आ सकता है, लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे बच्चे, कहाँ पे, आपका प्रोविजन एंड कंटीजेंसी के अंदर में, शेड्यूल 5, ठीक है। इन नेक्स्ट ईयर में इफ द डेटर बिकम इनसॉल्वेंट, लो हमने तो क्या कि पैसा मिल गया तो क्या करेंगे, अगर इनसॉल्वेंट हो जाए तो क्या करेंगे, इनसॉल्वेंट हो जाए तो क्या करेंगे, अगर पैसा मतलब नहीं मिला तो क्या करेंगे मेरे बच्चे, एक तो पहले इंटरेस्ट सस्पेंस हटाएंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस तो डेबिट होगा ही होगा, जितना पैसा इसमें से मिल गया उतना इंटरेस्ट में चला जाएगा, और जो नहीं मिला वो कस्टमर अकाउंट को हम कैंसिल कर देंगे। मतलब जो कस्टमर आपने डेबिट किया था वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट आपका हो जाएगा। अभी क्वेश्चन से बताता हूँ मैं, इसको छोड़ो, मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए रखा हुआ है, वहाँ समझाता हूँ मैं आपका, है ना। 5th एग्जाम्पल जरा चेक करेंगे आप यहाँ पे, 5th, ये मैं पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ, इससे पूरी क्लैरिटी आपको आएगी। ये लीजिए, ये रहा हमारा 5th, ठीक है ना। सुनेंगे मेरी बात, मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ये सभी बच्चे करेंगे 5th का आपका। When closing the books of COC बैंक, फिर से COC बैंक है, एज ऑन 31 मार्च, यू फाइंड दैट लोन लेजर ऑफ एन अनसिक्योर्ड मर्चेंट बैलेंस ऑफ 2 lakhs which financial condition is reported as bad and doubtful। मेरे पास कहता है कि आज 31 मार्च 2021 को, मतलब एक ना लोन है बच्चे, मर्चेंट का लोन अकाउंट, लिख दूं मैं, लोन या मर्चेंट लोन, जो भी आपका लोन अकाउंट बना देता हूं मैं आपका। बैंक का एसेट्स है जी, बैंक अगर लोन दिया तो बच्चे, तो बैंक का क्या एसेट्स है। ये 31 मार्च 2021 को कहता है कि लोन कितने का था, 2 lakhs, तो यहाँ पे 2 बैलेंस BD, ये 2 lakhs का लोन पहले से यहाँ पे पड़ा हुआ है। कहता है कि इंटरेस्ट ऑन द सेम अकाउंट अमाउंटेड टू 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इस साल में 31 मार्च 2021 में 20,000 का इंटरेस्ट ड्यू हो गया है। तो जरा बताओ कि 31 मार्च 2021 को हमने एंट्री क्या होगा, लोन अकाउंट डेबिट, या फिर मर्चेंट लोन अकाउंट डेबिट, या कस्टमर अकाउंट, जो भी नाम लिखा होगा आपने, टू हम क्या बोल देंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट आपका हो जाएगा, 20,000। तो ये 20,000 से आपने क्या किया होगा, एंट्री यहाँ पे पास किया होगा, लोन टू इंटरेस्ट सस्पेंस। तो लोन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। हमने उसको इनकम नहीं माना होगा मेरे बच्चे, उस साल हमने उसको इनकम नहीं माना होगा, हम इनकम कब मानते हैं, जब पैसा रिसीव हो जाता है। तो ये एंट्री करके हमने छोड़ दिया होगा। अब आ गया नेक्स्ट ईयर, आप इसको क्लोज कर दो।
ये साल खत्म हो गया, तो हमने इस साल के एंड में बाई बैलेंस सीडी लोन का टोटल अमाउंट कितना हो गया, 2,20,000, 220 का अमाउंट है ना। तो इस साल का जो बैलेंस शीट बनेगा, लोन तो 220 दिखेगा, और इनकम दिखाने के बजाय बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या दिखेगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। क्लियर आपको? अब आइए जरा देखिए 21-22 में यहाँ पे क्या एंट्री होने वाली है। 21-22 मतलब नेक्स्ट ईयर में। मैं ब्लू ले लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। पर बच्चे कहता है क्वेश्चन में कि आप देखें यहाँ पे ड्यूरिंग 21-22 बैंक एक्सेप्ट 75% ऑफ द टोटल डेप्ट ड्यू अप टू 31 मार्च, मतलब 75% मिला एंड 25% आपका जो है वो हो गया बैड डेट्स। थोड़ा सा ध्यान देना, एंट्री यहाँ पे कैसे किया जाएगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। मुझे बताओ मर्चेंट से, यानी कि लोन का पैसा टोटल आपने कितना कलेक्ट करना था, यहाँ पे 220 है ना बच्चे। तो ध्यान देना, अब एंट्री कैसे करूँगा। एक तो पहले आप यहाँ पे टू लोन अकाउंट, अगर आपने मर्चेंट का अकाउंट खोला होता, मर्चेंट तो टू मर्चेंट होता, लोन तो टू लोन अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो कि जो टोटल अमाउंट लेना है ना 2,20,000, इसका 25% आपका डूब गया, पहले उसको हटाओ। तो हम क्या करेंगे जी, 220 का अगर मैं 25% निकालूं तो 55,000 हमारे डूब गए, 55,000। बच्चे इस 55 में दो चीज़ है, एक तो कर्ज का यानी कि प्रिंसिपल का अमाउंट है, और एक आपका इंटरेस्ट सस्पेंस का अमाउंट है। इंटरेस्ट सस्पेंस का है ना, यानी कि अगर 25% डूबा तो इसका भी डूबा और इसका भी डूबा। क्योंकि अब हमें इंटरेस्ट सस्पेंस के नाम को भी हटाना है, तो पता मैं क्या करूंगा कि देखो ये 55,000 जो अब हमें नहीं मिलेगा उसको कैसे हटाऊंगा। एक तो पहले आपने जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट आपने ओपन किया था उसमें से इंटरेस्ट सस्पेंस अब हटा दो 25% से, क्योंकि अब कभी इनकम नहीं बनेगा। यानी कि 20,000 का 25% कितना आ गया, ये आ गया 5,000 का अमाउंट आपका। 5,000 हुआ ना, बोलो हाँ, कि अगर 20,000 में हमें जो नहीं मिलेगा वो कितना नहीं मिलेगा जी, 5। कैसे निकल के आया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 20,000 का 25%, ठीक है। एंड ये यानी कि इंटरेस्ट सस्पेंस जो था ना आउट ऑफ 55, उसको हमने कैंसिल कर दिया, अब वो इनकम हमारा नहीं होगा। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैड डेट्स के नाम से शो कर देंगे। यानी कि बैड डेट्स आपका कितना हो जाएगा, तो आप ध्यान दीजिए 2 लाख का 25% यानी कि 50,000 का अमाउंट, ये एंट्री आपको पास करना है। मतलब ध्यान रखना, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम बोलते हैं बैड डेट्स टू लोन अकाउंट 55, जितना पैसा डूब गया। लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चे क्योंकि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट आपने खोल के एक ऐसा अमाउंट रखा हुआ जो अभी तक हमने इनकम नहीं माना है, तो या तो आप कभी नहीं बनेगा इनकम हो, या फिर इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। जो अमाउंट अब कभी इनकम नहीं होगा क्योंकि वो डूब गया, अब उसको हम कैंसिल कर देंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट हो जाएगा, है ना। बैड डेट्स आपका डेबिट हो जाएगा टू लोन अकाउंट। और फिर इसके बाद क्या करेंगे जी, अब जो पैसा हमें मिल गया आप उसकी एंट्री कीजिए। जब बैंक के बुक में सारी एंट्री हो रही है, ध्यान रखना, बैंक जब आपसे पैसा कलेक्ट कर लिया तो बैंक अपना कैश बढ़ा देगा, एंड टू क्या करेगा जी, लोन अकाउंट, टू लोन अकाउंट। लोन अकाउंट या मर्चेंट जो भी नाम आपने लिखा होगा, कितना 75% मिल गया। तो 75 मतलब कि 220 में आपने क्या किया, 55 हटा दिया, तो मेरे बच्चे 220 का 75% जो आपको मिल गया, आप उसकी एंट्री पास कीजिए। जरा बताओ 220 का 75% कितना होगा, 1,65,000, है ना। बैंक ने क्या किया, 1,65,000 का अमाउंट यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, इसमें कोई डाउट नहीं सर। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये पैसा मिल गया, ये पैसा डूब गया ना, नॉर्मल एंट्री। जितना इंटरेस्ट सस्पेंस से अब इनकम में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस जो क्रेडिट में है आप उसको डेबिट कीजिए, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, एंड टू इंटरेस्ट अकाउंट, एंड टू आपने क्या बोला, इंटरेस्ट अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा जी, तो मेरे बच्चे ये एंट्री जो आपका होगा वो कितने से, आपका वो कितना, ये देखो आप, आउट ऑफ 20,000 5,000 तो कैंसिल कर दिया, तो बाकी 15,000 है ना, 75% मिल गया ना, तो 20,000 का 75% यानी कि इनकम में कन्वर्ट हो गया, कोई डाउट नहीं सर। और अगली एंट्री में ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट आपका है, ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है
ये इंटरेस्ट अकाउंट आपका डेबिटेड कहाँ चला जाएगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमने क्या किया, ये 15,000 और 15,000 का इनकम हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये एंट्री पिछले साल के एंड में हो गया। इस साल में जो भी डेट बताएगा हम लोग क्या करेंगे, जो बैड डेट्स हो गया उसकी एंट्री पास कर देंगे, जो पैसा मिल गया हम उसकी एंट्री पास कर देंगे। इंटरेस्ट सस्पेंस जो 20,000 था, 5,000 कैंसिल हो गया, बाकी 15 को हमने इनकम में कन्वर्ट कर दिया, और इनकम कहाँ चला गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, हमारा काम खत्म हो गया। तो ये ध्यान रखना, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ये इस बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने प्रैक्टिकली इस बात को समझ लिया, और वही बातें मैंने ऊपर में आपको समझाया हुआ है। कोई डाउट आपको, आप देखेंगे तो मैंने इन्हीं बातों को आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैंने यहाँ पे आपको समझाया हुआ है। आप चेक करेंगे कि जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, जो इनकम बन गया उसको हम इंटरेस्ट में आपका कन्वर्ट कर देंगे जी, और जो इनकम नहीं बना, जो इनकम नहीं बना, यहाँ पे टू लोन अकाउंट ना करके हम लोग यहाँ पे, ठीक है टू लोन अकाउंट भी ठीक है ना, इंटरेस्ट सस्पेंस टू लोन अकाउंट कैंसिल करने वाला। तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट जब ये आपका इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो इंटरेस्ट सस्पेंस तो पूरा खत्म हो जाएगा, जितना अमाउंट इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा वो टू इंटरेस्ट में चला गया, जो कन्वर्ट नहीं हुआ वो हमने कैंसिल कर दिया, है ना। लोन मतलब कि इस समय हमने एंट्री किया था आपका लोन टू इंटरेस्ट, अब क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट टू लोन, है ना, इंटरेस्ट सस्पेंस टू लोन अकाउंट, वही एंट्री पार्ट में आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। तो ये बातें आपके ध्यान में बैठ जानी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। अब हम लोग आते हैं, ये तो प्रैक्टिकली जो बातें थी, अभी और कुछ आएगा। अब कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं जो कि MCQ के लिए, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए या फिर थ्योरी के लिए बहुत ही रिलेवेंट है, तो आपको उनको भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। कौन कौन सी बातें सुनते चलेंगे फटाफट, और ये आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप स्टडी कर लेंगे। मीनिंग ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे। बैंक जो है, पहले तो समझना कि ये रेगुलेट होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। हमारे देश में जितना भी बैंकिंग के वर्क्स हैं, बैंकिंग सेक्टर के, दे ऑल आर रेगुलेटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग का डेफिनेशन आपको अंडर सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सेड एक्ट का मतलब क्या ये, तो सेक्शन 5B कैसे बोलते हैं, सब सेक्शन B ऑफ सेक्शन 5, तो सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कहते हैं कि जो भी, ये थ्योरी के रूप में भी आ सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ इसलिए पूरा आपको ध्यान होना चाहिए, जिनका काम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टिंग, दिस डिपॉजिट्स आर रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज। ऑन डिमांड मतलब जब डिमांड करोगे तब, अदरवाइज का मतलब कि अगर एक फिक्स पीरियड के लिए आपने पैसा जमा किया है तो उतने पीरियड के बाद आपका। जितने भी बैंक्स हमारे देश में हैं उनको आज के टाइम पे मेनली हमने क्या किया है कि 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं। एक है आपका शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, दूसरा शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक। अब ध्यान देना, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आपके हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, इनको अगेन 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 5 पार्ट में, 5 पार्ट में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क MCQ सब कुछ आपका। टाइप्स ऑफ बैंक में 2 तरीके के बैंक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक। जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उनको भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया बच्चे। अगर आप देखें यहाँ पे तो पहला पार्ट कहता है नेशनलाइज्ड बैंक, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, है ना, ये सब इसके अंदर में कवर्ड होंगे। डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड हो गया, एग्जिम, जिनका काम किसी पर्टिकुलर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए क्रिएट किया गया, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट बैंक आपका। रीजनल रूरल बैंक जो कि गाँव में ऑपरेट होते हैं, जैसे ग्रामीण बैंक आपके हो गए। फॉरेन बैंक जिनका आपका इनकॉर्पोरेशन इंडिया से बाहर हुआ था बट इंडिया में वो बिजनेस कर रहे हैं, वो सब फॉरेन बैंक की कैटेगरी में जाएंगे। एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी कि जैसे ICC बैंक हो गया, HDFC हो गया, बंधन बैंक, बहुत सारे बैंक आ गए, वही 5 कैटेगरी में। हो सकता है एग्जाम में क्या करे, बोले कि जरा बताओ जी कि आपका ICC बैंक कौन से टाइप ऑफ आपका शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपका जाएगा, ठीक है ना। नेशनलाइज्ड बैंक में मतलब कि जो आपके गवर्नमेंट बैंक्स आपके मेनली, जिसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा आपका हिस्सेदारी है, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड सोन, बहुत सारे आपके बैंक हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनको अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, शेड्यूल्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और शेड्यूल आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये गाँव के लिए ऑपरेट करते हैं और ये स्टेट लेवल में ऑपरेट करते हैं,
है ना, ये बात ध्यान रखेंगे आप ना। और भी चीज़ें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है थ्योरी में, ये सब मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ अच्छी तरीके से, मैंने ये आपको पढ़ जाना मेरे बच्चे, हम लोगों ने क्लास में भी कवर किया हुआ है, बट इस बात को समझेंगे। शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट दोज बैंक विच हैव बीन इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके शेड्यूल्ड बैंक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक चाहे शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक, इन सबको कहाँ इंक्लूड किया गया है? सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर में। याद रहेगी बात। और एक चीज, ये डेट आपको याद रखना पड़ेगा, आफ्टर May 97 आज के टाइम पे कोई भी कमर्शियल आपका नॉन शेड्यूल बैंक नहीं मेरे बच्चे। कमर्शियल नॉन शेड्यूल बैंक मतलब कि ये जो है ना, ये कैटेगरी वाले, अब इनमें जितने भी बैंक्स हैं ना, सभी के सभी क्या हो गए? शेड्यूल हो चुके हैं, कोई नॉन शेड्यूल बैंक नहीं है। हाँ, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनमें अभी कुछ नॉन शेड्यूल हैं। कहता है कि आप यहाँ चेक करेंगे, हाउएवर देयर आर स्मॉल टू टाइनी नॉन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है ना। याद रखना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अंदर कुछ नॉन शेड्यूल है, बाकी कहीं पर भी अब नॉन शेड्यूल बैंक नहीं रहे हैं सभी। डेट क्या? May 97 के बाद। जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं हमारे देश के अंदर में, उनको दो कंडीशन फुलफिल करना है। इनका जो पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व होगा इन एग्रीगेट, वो किसी भी समय में 5 लाख से कम ना हो। याद रखना, जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं, चाहे कोऑपरेटिव वाले चाहे आपके दूसरे वाले कमर्शियल बैंक वाले, उनका किसी भी टाइम उनका पेड अप कैपिटल आपका प्लस रिजर्व का अमाउंट 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे कंडीशन डाला गया है। और इनका कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं करेंगे जो डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को अफेक्ट करेगा। मतलब जैसे अभी एक्सिस बैंक, क्या नाम है, येस बैंक में हुआ था। एक आपका कौन सा बैंक है जो महाराष्ट्र में, मैं भूल गया, कोऑपरेटिव बैंक था, उसमें हुआ था कि पैसा डूबा ना कुछ लोगों का। तो इन्वेस्टर्स का ऐसा कोई भी एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। एक चीज और, आरबीआई को मेरे बच्चे हम कहते हैं आपका बैंक ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये बात ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है कि बैंक ऑफ लास्ट रिजॉर्ट या फिर बैंकर्स बैंक किसको बोलते हैं? बैंकर्स बैंक या बैंक ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मेरे बच्चे आरबीआई को कहा जाता है। क्योंकि जो भी सारे एक्टिविटी हम बैंक से करते हैं, कमर्शियल बैंक से करते हैं, वही कमर्शियल बैंक आपका आरबीआई से करता है। अगर कमर्शियल बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट है, आरबीआई से लेगा। कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस पैसा है, वो आरबीआई के पास जमा करेगा। कोई बता सकता है क्या कि अगर कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस पैसा है तो वो आरबीआई के पास कौन से अकाउंट में जमा करता है? कोई किसी को पता है? अरे हमने क्लास में पढ़ा था, दो तरीके का अकाउंट आरबीआई के पास ओपन करते हो, एक आपका करंट अकाउंट, एक नॉन करंट अकाउंट। वो जो 4% आपको सीआरआर का पैसा जो आरबीआई के पास रखना होता है वो करंट अकाउंट में होता है, और उसके बाद भी कोई सरप्लस पैसा अगर कमर्शियल बैंक के पास है तो आरबीआई के नॉन करंट अकाउंट में जमा करते हैं। ये आप जानते हैं, मैंने बताया हुआ है। तो वही आपका कहता है, आरबीआई जो है बच्चे एज द सेंट्रल बैंक इज द बैंक ऑफ लास्ट रिजॉर्ट when other commercial banks are in trouble, RBI उनको हेल्प करता है। The services provided by RBI to scheduled commercial bank include the following। क्या क्या? वही बात, उनका परचेज, सेल, रीड, ये सब आपके क्वेश्चन थ्योरी के रूप में बन सकते हैं 2-3 नंबर में, इसलिए मैंने कवर किया है ना। मैंने ऊपर लिख दिया कि 1 मार्क के क्वेश्चन एमसीक्यू या फिर जो थ्योरी के क्वेश्चन आ सकते हैं उनके अंदर में क्या क्या हो सकता है। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या शेड्यूल देता है, क्या हेल्प करता है जी, क्या बेनिफिट देता है जो हमें मिलता है? आप उन जो कमर्शियल बैंक के पास आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, वो आपका आरबीआई से डिस्काउंट कराता है। फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है तो हम कमर्शियल बैंक के पास जमा करते हैं और कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा करता है। तो परचेज सेल आपका फॉरेन एक्सचेंज का, परचेज सेल रीडिस्काउंटिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग करना। मेकिंग ऑफ लोन्स एडवांसेज टू शेड्यूल्ड बैंक, आरबीआई उनको लोन भी देता है। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ शेड्यूल्ड बैंक इन बैंकिंग डिपार्टमेंट एंड इशू डिपार्टमेंट। रेमिटेंस ऑफ मनी बिटवीन डिफरेंट ब्रांच ऑफ शेड्यूल बैंक थ्रू द ऑफिसेज, ब्रांचेज और एजेंसी ऑफ रिजर्व बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट एट नॉमिनल चार्ज। ये सारे काम आपका परफॉर्म करता है आरबीआई फॉर द आपके कमर्शियल बैंक्स, ठीक है ना, शेड्यूल बैंक के लिए, कोई डाउट नहीं सर। रिजर्व फंड, स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड, सेक्शन 17, ये आपको ध्यान रखना, इसमें एक छोटा सा चेंज आया है। स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड का मेरे बच्चे रेट 20% अभी के टाइम पे है।
Every banking company incorporated in India is required to create a reserve fund and to transfer at least 20%. At least मतलब कम से कम, इससे ज़्यादा ट्रांसफर करो कोई दिक्कत नहीं है. एटलीस्ट एग्जाम में हो सकता है एटलीस्ट, एटमोस्ट, मैक्सिमम क्या, तो हम बोलेंगे एटलीस्ट 20% ऑफ इट्स प्रॉफिट टू रिजर्व फंड में. ये जो आपका रिजर्व फंड में ट्रांसफर करने की बात कर रहा है, रिजर्व फंड में या स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड में, ये आपका सेक्शन कौन सा है मेरे बच्चे? सेक्शन 17. ये सेक्शन 17 के अंदर में आपका मेंशन किया गया है ना. एवरी बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट रिजर्व फंड और ट्रांसफर कितना? एटलीस्ट 20% ऑफ इट्स प्रॉफिट टू रिजर्व फंड. एटलीस्ट 20%. प्रॉफिट ऑफ द ईयर एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट. ये जो 20% आपका जो प्रॉफिट होगा, ये कौन सा प्रॉफिट होगा? वो प्रॉफिट जो सेक्शन 29 के मुताबिक निकलता है. सेक्शन 29 के मुताबिक कौन सा प्रॉफिट निकलता है? वही तो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा हुआ है जी. एसपीएल जो बनता है बच्चे, वो सेक्शन 29 के अंदर ही बनता है. इनका जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, थोड़ा सा भी डिस्कशन आगे करेंगे. वही कह रहा है कि ये जो 17 आपका जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया भी है, सेक्शन 29 के मुताबिक जो प्रॉफिट निकल के आएगा, उसी का 20% आपको ट्रांसफर करना है रिजर्व फंड में. स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड कह दे चाहे रिजर्व फंड, सेक्शन 17 आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ये जो आपका रिजर्व फंड में आपका ट्रांसफर करना है. इसके बाद एक पॉइंट और यहाँ पे थ्योरी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इफ एनी बैंकिंग कंपनी मेक्स एनी एप्रोप्रिएशन फॉर द रिजर्व फंड और शेयर प्रीमियम अकाउंट, बैंक के पास जो उसने सेक्शन 17 के अंदर में जो रिजर्व फंड क्रिएट किया या जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा उनके पास पड़ा हुआ है, अगर उसमें से कुछ भी पैसा वो विड्रॉ करते हैं फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए मेरे बच्चे, तो आरबीआई को पहले उनको इंटीमेट करना पड़ेगा विद इन 21 डेज. देखिए ना, कहता है अगर विड्रॉ करता है, इट हैज टू रिपोर्ट द आरबीआई द रीजन्स फॉर सच एप्रोप्रिएशन विद इन 21 डेज. अगर आपने किसी भी रीजन से क्या किया, पैसा अगर आपने इस रिजर्व फंड से विड्रॉ किया है, तो आपको आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करना होगा 21 डेज में. ये जितनी सारी बातें बता रहा हूँ आपको दिमाग में बैठा लेना है. सेक्शन 17 आपका हो गया जी रिजर्व फंड बनाने की बात. आपका 21 दिन के आपको 20% का एटलीस्ट प्रोविजन बनाना पड़ेगा रिजर्व का. इस रिजर्व से पैसा अगर आप विड्रॉ करते हैं फॉर एनी पर्पस, तो विड्रॉल के 21 डेज के अंदर में उसका रीजन आपको आरबीआई को बताना होगा कि क्यों आपने किया हुआ है. ठीक है ना. ये तो हो गया हमारा सेक्शन 17. नाउ रेस्ट्रिक्शन टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड आपका, ये सेक्शन 15, ये भी आपको याद रखना होगा. सेक्शन 15, अगर बैंक डिविडेंड पे करना चाहता है, तो उसके ऊपर में क्या रिस्ट्रिक्शन है मेरे बच्चे? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. प्रॉफिट है तो आप पे करो ना. लेकिन कहा गया कि देखो जी, अगर आपके पास कोई ऐसा प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस पड़ा हुआ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज पड़े हुए हैं, अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेज कुछ पड़े हुए, तो पहले उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा. उसके बाद ही, मतलब बिफोर पेइंग एनी डिविडेंड, अ बैंकिंग कंपनी has to write off completely all its capitalized expenses, जिसमें कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने का एक्सपेंस हो गया, शेयर को सेलिंग करने के टाइम पे जो आपने कमीशन पे किया, जिसको हम अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं, ब्रोकरेज हो गया. अगर कोई लॉसेज आपने इनकर्ड किया किसी टेंजिबल एसेट्स को बेचने पे, तो इन सब लॉसेज को राइट ऑफ करने के बाद ही आप बैंकिंग कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है. हाँ, कुछ हाउएवर अ बैंकिंग कंपनी मे पे डिविडेंड ऑन इट्स शेयर्स विदाउट राइटिंग ऑफ क्या जी, डेप्रिसिएशन ऑन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द अप्रूव्ड सिक्योरिटी. कोई अप्रूव सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर डेप्रिसिएशन को चार्ज किए बगैर भी आप इसको पे कर सकते हो. ये आपका है कि इसके बिना भी कर सकते हो, ये तो करना ही पड़ेगा. रेस्ट्रिक्शन एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड किस सेक्शन के अंदर में? तो सेक्शन 15 है. रिजर्व में ट्रांसफर करने वाला कौन सा सेक्शन था आपका? 17. कितना परसेंट एटलीस्ट ट्रांसफर करना पड़ेगा रिजर्व में हर एक साल? 20% आपका. कितने दिन के अंदर में हमें इंटीमेट करना पड़ेगा आरबीआई को अगर पैसा उसमें से निकालते हैं? तो विद इन 21 डेज आपका, है ना. तो डेप्रिसिएशन जो वैल्यू इन इन्वेस्टमेंट अप्रूव सिक्योरिटी, डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, कहीं भी अगर आपने इन जगहों पे भी अगर इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस पे भी बिना डेप्रिसिएशन चार्ज किए बगैर आप पे कर सकते हैं. द बैड डेट्स इन एनी केस वेयर एडिक्वेट प्रोविजन फॉर सच डेट्स हैव बीन मेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द ऑडिटर. आपका अगर बैड डेट्स कुछ हुआ है, तो बिना बैड डेट्स को राइट ऑफ किए बगैर भी आप डिविडेंड पे कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने उस पर प्रोविजन बना कर रखा है.
तो एक तरीके से खर्च हो ही गया, एक्ट में लिखा है, मैंने बता दिया आपको। ये हमारा सेक्शन 15 था। सेक्शन 15 मैं एक बार दिमाग से बैठा लूँ क्या क्या मेरे पास सेक्शन अभी तक आए जी थ्योरी के अंदर में। तो यहाँ से हमने देखना शुरू किया जो हमारे लिए थ्योरी वाला 1 पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट था जी। एक तो हमारे पास बैंकिंग का जो रेगुलेशन है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर में है, पहली बात। दूसरा, बैंकिंग का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर में, दूसरा इंपॉर्टेंट बात। बाकी बातें आपके थ्योरी के लिए है। टाइप्स ऑफ बैंक में दो मेन कैटेगरी है, शेड्यूल कमर्शियल एंड शेड्यूल आपका कोऑपरेटिव बैंक। शेड्यूल कमर्शियल के भी आगे 5 आपके टाइप से हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि बताओ कौन कौन से हैं। नेशनलाइज बैंक जिसमें गवर्नमेंट बैंक्स आ गए, डेवलपमेंट बैंक जिनका काम डेवलपमेंट करना है, रीजनल रूरल बैंक जो एक रूरल एरिया में आके उनका डेवलपमेंट करते हैं, फॉरेन बैंक जो बाहर जिनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है बट इंडिया में काम करते हैं, मतलब फॉरेन बैंक्स हो गए, और प्राइवेट सेक्टर जितने बैंक्स अभी हमारे देश में बाकी ऑपरेट कर रहे हैं। जो शेड्यूल कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक है इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टेट लेवल पे और अर्बन लेवल पे आपका। फिर ध्यान रखना जितने भी शेड्यूल बैंक हैं ऊपर के सारे, आरबीआई के किस शेड्यूल में उनको मेंशन किया गया, सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई का एक्ट 1934 ही चल रहा अभी। 1997 के बाद, मई 97 के बाद अब कोई भी नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं है, बट हाँ कोऑपरेटिव बैंक कुछ है जो कि टाइनी या फिर स्मॉल लेवल पे काम करते हैं आपका, ठीक है ना, अर्बन एरियाज में। ठीक है, बैंक का जरा बताओ कि पेड अप कैपिटल रिजर्व कभी भी कितने से डाउन नहीं होना चाहिए, 5 लाख से, दोनों इकट्ठा करके 5 लाख से कम आपका नहीं होना चाहिए। किसको बैंकर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं, तो आरबीआई को बैंकर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट या फिर बैंकर्स बैंक, दोनों में से कोई भी नाम आपका आ सकता है, ठीक है ना। क्या क्या एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। सेक्शन 17 आपने देखा जी 20% आपका एटलीस्ट क्रिएट करना है। फिर हमने क्या देखा आपका कि इसमें अगर आप इसमें रिजर्व से पैसा विड्रॉ करते हो तो 21 दिन के अंदर में आपको या तो रिजर्व से या फिर सिक्योरिटी शेयर प्रीमियम यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम कहीं से पैसा निकालोगे, आपको 21 दिन में आरबीआई को इंटीमेट करना होगा रीजंस क्या है, क्यों विड्रॉ किया आपने। डिविडेंड को पेमेंट करने में सेक्शन 15 को रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जितने भी आपका फॉर्मेशन के टाइम पे खर्चे हैं, आपका जितने भी क्या बोलते हैं प्रिलिमिनरी खर्चे होते हैं, जितने भी आपका सेटअप खर्चे होते हैं, कोई फिक्स एसेट्स पे लॉस हुआ है वो उन सबको राइट अप करने के बाद ही आप डिविडेंड पे कर सकते हैं, है ना। एक्सेप्शन में नीचे का 1 2 3 पॉइंट आपका, ठीक है। ठीक है, इसके बाद मेरे बच्चे रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन अदर कंपनी। क्या बैंक जो है किसी और कंपनी में शेयर्स एक्वायर कर सकते हैं, कहते हैं कि नहीं, आप किसी और कंपनी के शेयर्स को डायरेक्टली आप एक्वायर नहीं कर सकते जब तक कि वो कंपनी जिसके शेयर्स को आप एक्वायर कर रहे हो वो भी बैंकिंग सेक्टर में इन्वॉल्व हो, या फिर आप अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहते हो और आप उस कंपनी को उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपके बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, वहीं पर सिर्फ अलाउड है मेरे बच्चे। रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्विजिशन में कहता है कि अ बैंकिंग कंपनी कैन नॉट फॉर्म एनी सब्सिडरी, है ना, किसी का शेयर एक्वायर करने का मतलब क्या, उनको अपना सब्सिडरी बनाना, एक्सेप्ट फॉर 1 और मोर, यानी कि इनमें सिर्फ कर सकते हो, बाकी कहीं नहीं। क्या क्या, द अंडरटेकिंग ऑफ एनी बिजनेस परमिसेबल फॉर बैंकिंग कंपनी टू अंडरटेक। अगर आप उस कंपनी में शेयर्स परचेज कर रहे हो, आप सिक्योरिटी परचेज कर रहे हो जिसको बैंकिंग काम करना अलाउड है, तो उसमें ही सिर्फ ले सकते हो, मतलब बैंकिंग का काम सिर्फ बैंकिंग में आपका एक्सपेंशन हो सकता है। कैरिंग बिजनेस ऑफ बैंकिंग एक्सक्लूसिवली आउटसाइड इंडिया विथ प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ द रिजर्व बैंक। अगर कोई बैंक इंडिया से बाहर ऑपरेट हो रहा है, इंडिया से बाहर, और उसके शेयर्स परचेज करना चाहते हो, अलाउड है। आप देख रहे हो, मतलब बैंकिंग कंपनी को कहा गया है कि अगर आप अपने किसी कंपनी का सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप मतलब ऑनरशिप अगर लेना चाहते हो किसी कंपनी में तो वही कंपनी में जा सकते हो जो बैंकिंग कंपनी के बिजनेस में इन्वॉल्व है ना। आज देखा जाए तो यह तो आपका ये हो गया। दूसरा, undertaking of such other business considered to be conducive to the spread of banking in India or otherwise, मतलब जो बैंक हमारे इंडिया में स्प्रेड होने वाले, मतलब अगेन कोई नया बैंक खुलने वाला है हमारे इंडिया में तो उसमें भी मतलब बैंक ही, आपसे बैंक वाले कंपनी में ही पैसा लगा सकते हो, दूसरा कहीं पे भी नहीं। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स एडवांसेज बच्चे, सेक्शन 20 के अंदर में ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये बात कहा गया है कि देखो क्या टॉपिक हमारा है, लोन्स एडवांसेज। बैंक अपना जो सिक्योरिटी है, अपने शेयर्स जो हैं, है ना, अपने शेयर्स हो गए, अपनी सिक्योरिटी, इसके
उसके उन शेयर्स को सिक्योरिटी देकर कोई लोन नहीं ले सकता। मतलब बैंक अपना शेयर्स, अपने कंपनी के शेयर्स किसी को सिक्योरिटी देके लोन उठाए, ये अलाउड नहीं है। ऐसा रिस्ट्रिक्शन डाला गया है सेक्शन 20 के अंदर में। तो कहता है कि अब बैंकिंग कंपनी शैल नॉट ग्रांट एनी लोन्स एडवांसेज ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर। पहली बात यही नहीं, कहते हैं कि अगर मान लो कोई ऐसा कंपनी जहां पे उस बैंक के डायरेक्टर्स आपका वहां जुड़े हुए हैं, कहते हैं कि एनी फर्म जिसमें कि डायरेक्टर्स जो है एज ए पार्टनर, मैनेजर, एम्प्लॉय या गारंटर के रूप में काम कर रहे हैं, आप वहां भी लोन नहीं दे सकते। देख तो कितने धांधली होते हैं। यही तभी तो हो जाता है कि आपका इंटरेस्ट किसी कंपनी में है और आपने उसको खूब सारा लोन दे दिया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में इसको मना किया गया है कि अगर कंपनी के जो बैंक के जो डायरेक्टर्स हैं वो अगर किसी कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसको लोन नहीं दे सकते। बट कहाँ कोई मानता है, तभी तो फ्रॉड हो जाता है। कोई भी आपका ऐसा फर्म जिसमें कि डायरेक्टर्स पार्टनर, मैनेजर के रूप में होंगे तो वहाँ गारंटर के रूप में होंगे तो भी नहीं दे सकते। अगर किसी कंपनी का कोई सब्सिडरी कंपनी है और सब्सिडरी में आप डायरेक्टर हो तो वहाँ भी नहीं दे सकते। इनको पढ़ जाएंगे बच्चे बड़े ध्यान से, है ना। इसके बाद आपका है प्रोहिबिशन ऑफ चार्ज ऑन अनपेड कैपिटल एंड फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स। याद रखना सेक्शन 14, ये सारे सेक्शन का लिस्ट बना लेंगे, आपको याद होना चाहिए। सेक्शन 14 के अंदर कहा गया है कि अगर किसी कंपनी को मैं कर्ज दे रहा हूं और उस कंपनी का अभी कुछ अनकॉल्ड कैपिटल है, मतलब वो कंपनी कहती है कि भैया आप हमें कर्ज दे दो, अगर मान लो मैंने आपका पेमेंट नहीं किया तो मैं अपने शेयर से वो पैसा मंगा के आपको पे कर दूंगी, इस सिक्योरिटी पे आप लोन नहीं दे सकते, अलाउड नहीं मेरे बच्चे। तो ये आपका सेक्शन 14 कहता है कि अनपेड जो कैपिटल है, जो अभी तक पैसा आया नहीं है, या फिर आपका यहाँ पे कोई भी एसेट्स पे फ्लोटिंग चार्ज, मतलब फ्लोटिंग चार्ज के रूप में भी अलाउड नहीं है। बैंक क्या बोल सकता है कि भैया अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो ठीक है, मैं आपका ये एसेट्स लेके चला जाऊंगा, लेकिन फ्लोटिंग एसेट्स पे चार्ज बैंक को लेना अलाउड नहीं है। ये आपका सेक्शन 14 के अंदर बताया गया है। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, इन सबको पढ़ लेंगे। कि ये आपको पता है कि सेक्शन 49 में सेक्शन 29 का फॉर्म ए में मेरे बच्चे बैलेंस शीट बनता है एंड फॉर्म बी में आपका बनता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये सब बातें हमने सीखा हुआ, इस बात को आप पढ़ जाएंगे। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट साइंड बाय मैनेजर या प्रिंसिपल ऑफिसर एंड बाय एटलीस्ट द 3 डायरेक्टर्स और ऑल डायरेक्टर्स इफ देयर आर नॉट मोर देन 3 डायरेक्टर्स इन ए कंपनी। ये भी बात ध्यान रखेंगे आप। अगर कोई बैंकिंग कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है, आउटसाइड इंडिया, तो कहते हैं कि मस्ट बी साइंड बाय मैनेजर या एजेंट या फिर जो प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ कंपनी इन इंडिया है। इंडिया में वो बैंक जो चल रहा है उसका जो मैनेजर होगा या उसका एजेंट होगा या प्रिंसिपल ऑफिस का मतलब जो हेड होगा वो उसको साइन करेगा, ठीक है ना। इसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटर्न फॉर्म, इसको आप पढ़ जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो आपके 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि आज के टाइम पे जितने भी बैंक से मेरे बच्चे वो सीबीएस सिस्टम के अंदर में अपना अकाउंटिंग करते हैं, सीबीएस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। कोर बैंकिंग सोल्यूशन, ये याद रखेंगे आप, कोर बैंकिंग सोल्यूशन जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर में अपने अकाउंटिंग को वो लेके चलते हैं। फिर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स उनका अकाउंटिंग क्या है, वाउचर पोस्टिंग, आपका वाउचर समरी, सब आप पढ़ जाएंगे। इतना डिटेल में आपको खुद पढ़ना कुछ भी नहीं है, मैंने बड़े सिंपल शब्दों में आपको दिया हुआ है। कॉन्टिन्यूअस चेक क्या होता है, कंट्रोल अकाउंट्स क्या होते हैं, इन सबको देख लेंगे। स्लिप या वाउचर सिस्टम, आपका स्लिप को वाउचर भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखें, इसको पढ़ जाएंगे, बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपको दिया हुआ है। ये अकाउंटिंग है, जो वर्ड्स आप हमेशा बैंक में यूज करते हैं। पे इन स्लिप, जिसके थ्रू आप पैसा जमा करते हैं, उसमें एक काउंटर फोलियो होता है जिसको लेफ्ट हैंड साइड, ये सब आपको देख लेना है। विड्रॉल स्लिप चेक क्या होता है आपको पता है। नीड फॉर स्लिप सिस्टम, ये सब आप पढ़ जाएंगे। ये 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में अगर आ गया तो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से मेंटेन करते हैं। जनरल लेजर में आपका 4 अकाउंट मेंटेन होता है, कंट्रोल अकाउंट ऑफ ऑल पर्सनल लेजर्स, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, कॉन्ट्रा, इन सबको ये बैलेंस शीट को बनाने में हेल्प करते हैं। जनरल लेजर जो अकाउंट्स होते हैं दे फैसिलिटेट्स इन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। प्रॉफिट लॉस जो होता है वो फैसिलिटेट्स करता है इन प्रॉफिट लॉस बनाने में। प्रिंसिपल बुक्स के नाम आप याद कर लेंगे थोड़ा बहुत, अगर थ्योरी में आ गया तो अच्छा रहेगा आपका, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर आपका आ गया सम मोर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन, कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें, आपका कुछ और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें, ये भी सेक्शंस आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, इंपॉर्टेंट। सेक्शन 8 ट्रेडिंग, बैंक ट्रेडिंग नहीं कर सकता, मतलब गुड्स का परचेज सेल करना इनको अलाउड नहीं है मेरे बच्चे, है ना। वो आपका बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स सेल में अलाउड नहीं है सेक्शन 8 के मुताबिक आपका, ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स,
नॉन बैंकिंग एसेट्स मतलब वो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ऑन नहीं कर सकता। बैंक किसी बिल्डिंग को, फर्नीचर को परचेज नहीं कर सकता जब तक कि वो अपने बिजनेस का यूज ना करे। मतलब बैंक अगर चाहे कि यार मैं कोई प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर दूं, अलाउड नहीं है। बैंक चाहता कि कोई मैं प्रॉपर्टी परचेज करूं अपना ऑफिस या ब्रांच खोलने के लिए, वो अलाउड है आपका, है ना। वही आपका सेक्शन 9 के अंदर में बताया गया आपका। अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स सेक्शन 26, जितने भी आपके बैंक्स हैं इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिटर्न इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर, कि कितने आरबीआई को उनको रिपोर्ट करना होगा एट द एंड ऑफ ईच कैलेंडर ईयर ऑल अकाउंट्स इन इंडिया विच कुड नॉट बी ऑपरेटेड फॉर 10 ईयर्स। फॉर 10 ईयर्स, ये 10 ईयर्स का फिगर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स कहते हैं। और दिस रिपोर्ट टू बी सबमिटेड विद इन 30 डेज आफ्टर द क्लोज ऑफ कैलेंडर ईयर। 30 दिन के अंदर में आपको सबमिट करना सेक्शन 26 के मुताबिक, 26 के मुताबिक। इसके बाद आपका आ गया फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, मैंने ऊपर ही बताया, दोबारा बता दूं। सेक्शन 29 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन 1949 में आपको यहाँ पे बताया गया है फॉर्म ए जो है वो बैलेंस शीट का है, फॉर्म बी आपका प्रॉफिट लॉस का। इसके हेडिंग, कैपिटल, ये सब डिटेल इसमें हमने पढ़ा हुआ बच्चे। इसका डिटेल मैंने ज़्यादा ये सब मैंने दिया भी हुआ है, हम लोगों ने बहुत अच्छा डिस्कशन भी किया हुआ है। इसमें जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ये बात आपने बहुत अच्छी तरीके से ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चन करके मेरे साथ प्रैक्टिस किए हैं। इसको डाउनलोड करके एक बार देख लेंगे फटाफट कौन कौन से नाम आते हैं, बहुत आराम से। ये शेड्यूल भी याद होना चाहिए कि 13 शेड्यूल आपका इंटरेस्ट अर्न का है, 14 अदर इनकम का, 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका 16, प्रोविजंस कंटीजेंसी विदाउट एनी शेड्यूल आता है। ए में बी को माइनस किया तो प्रॉफिट हो गया, पिछले साल का प्रॉफिट लॉस को प्लस माइनस किया तो टोटल आ गया, फिर उसका एप्रोप्रिएशन। स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना, अदर रिजर्व में गवर्नमेंट में को कुछ देना है, ट्रांसफर करना या डिविडेंड पे करना है, और बाकी बैलेंस शीट में आपका चला जाता है। ये सारा डिटेल मैंने आपको बताया हुआ है, सब कुछ मैंने आपको समझाया हुआ है। अब इसके अंदर में कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। ये चैप्टर हमने क्या किया, प्रॉपर तरीके से एंड किया। रिवीजन चल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ रिवीजन चल रहा है। ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने सब कुछ पढ़ा होगा। जो चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं भी पढ़ा, आप प्लीज़ एक बार उसको थोरोली पढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे जितने भी आपके 1 मार्क से क्वेश्चन MCQ थ्योरी बनेंगे, चाहे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बनेंगे, सब इनसे ही बनेंगे, इनके साथ कुछ नहीं बनता। चलिए इसको हम एंड करते हैं और जल्दी से एंटर करते हैं अपने अगले चैप्टर के अंदर में। यहीं पे बाय बाय। इस चैप्टर के लिए मिलता हूँ, अगले के लिए आपका, अगले के लिए मिलता हूँ, अगले चैप्टर के लिए, ठीक है ना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नज़र बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, the student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।